बस करो। हाँ, अरे हमारे स्वागत में अपने आप से खरीद के लाके दिखाओ, जान जाए बड़का स्वागत कर रहे हो, है ना। काहे बच्चे लगे हो? आइए बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? ठीक है। अच्छा, ये ऐसे लगा रहेगा। हाँ? चलिए, ऐसा कोई पालिए ही मत, है ना। ठीक। तो बैठो भैया, बैठो। नहीं भाई, ये कल ओरिएंटेशन क्लास थी ना नीट की, तो उसके संदर्भ में एक कार्यक्रम था, यहीं पे सब हो रहा था। तो हाँ भाई, पक्का अंदाजे थे क्या? आए थे? अच्छा अच्छा, यही पता करने आए थे कि इसमें ऐसे चलता है कि नहीं चलता। चलिए, तो हाँ बैठो भाई, काय टहल रहे हो? तो आज से आपकी फुल लेंथ की क्लास शुरू हो गई है ना, 2 कक्षाएं। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गन्स पर, टिश्यू के बारे में। आज है मंगलवार। हाँ, तो बृहस्पतिवार को आपका टेस्ट है ना। तो कल बुध है, यानी कल नहीं, परसों। तो रेडी रहिए शानदार तरीके से, और खूब कोशिश करिए कि उसको सही से करके आइए। हाँ, क्या हुआ, काहे इतना हल्ला कर रहे हो इधर? चलिए, तो हम लोगों ने सेल के बारे में देख लिया और हम टिश्यू के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने कहा था ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल इज कॉल्ड है टिश्यू, यानी कि एक तरीके से हम देख रहे थे कि ये जो ग्रुप है कोशिकाओं का ढेर सारा, उसी को सेल कहते थे। 3 शर्तें थी कि उनका ओरिजिन समान हो, और वर्क फंक्शन लगभग स्पेसिफिक हो, समान हो, और स्ट्रक्चर उनका समान हो। मार्सेलो मैलपिगी और जेवियर बिचेट 2 लोग मिले थे। मार्सेलो मैलपिगी को हमने फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा था, और जेवियर बिजेट को मॉडर्न फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के तौर पर जाना था, है ना। ठीक। CART थेरेपी, सेल थेरेपी, ये सारा जो टॉपिक आप लोग पूछते हो ना, सेल थेरेपी XYZ, ये टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। तो अब यही अगर मैं बता दूंगा कि व्हाट इज द क्लोन थेरेपी, व्हाट इज द CRT थेरेपी, या ये स्टेम सेल थेरेपी, तो मेरा वहां बताने के लिए क्या रह जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, ये पीटी में नहीं आता है ना। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जैसा कुछ शब्द आए तो हम वहां पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाएंगे और बहुत प्रॉपर लिखाएंगे, है ना। तो घबराया मत करो। आज ऑनलाइन क्लास नहीं है ना, तो केवल ऑफलाइन ही चल रही है। ये कार्यक्रम नहीं, बहुत बढ़िया। क्या हमारे ये भी छात्र बहुत खास हैं, है ना, आपसे भी ज्यादा खास ये हैं, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों लोग बराबर बराबर हैं। हाँ, तो भैया ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और जैसे ही नेट की व्यवस्था आज थोड़ा नेट गड़बड़ है यहाँ पर, तो ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा, है ना। रोज वैसे भी आप कमेंट करते रहते हो, आज ना ही करो और आराम से जाओ। तब तक मुझे उम्मीद है इस समय आप कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, जैसा मैं मान के चलता हूँ, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, है ना। क्या ही पढ़ रहे होंगे, है ना, ये कहीं घूमने गए होंगे, जो भी है। अच्छा, बाहर धूप है तो घर पे ही बैठ करके और किसी सोशल साइट पर जाकर स्क्रॉल करिए, है ना। बाजार घूमिए, है ना, अमेजन चले जाएं, फ्लिपकार्ट चले जाएं, बहुत समय वहां भी गुजार सकता है इंसान, है ना। चलिए, तो हमने देखा कि 2 प्रकार के टिश्यू थे। पहला तो एनिमल टिश्यू और दूसरा प्लांट टिश्यू था। हम लोगों ने शायद एक चैप्टर लिख लिया था एनिमल टिश्यू का, या जंतु ऊतक के बारे में। तो चलिए, हाँ हाँ, वही तो टॉपिक जंतु ऊतक हो गया था ना। तो जंतु ऊतक पर आज चर्चा करेंगे, और कल की क्लास पादप ऊतक पर रहेगी, यानी कि आज का पूरा जो क्लास है वो एनिमल टिश्यू पर डिपेंड है। तो हम लोग चलते हैं सीधे और प्रकार की बात करते हैं, या खास करके जंतु ऊतक के प्रकार। तो ध्यान देना, हमारे शरीर में कुल 4 तरह के ऊतक हैं, लेकिन उससे पहले हम एनिमल टिश्यू की चर्चा कर लेते हैं। दिख रहा है भैया गुब्बारे की वजह से? जीवन में बच के रहिए कि कभी भी किसी भी सजावट की चीज को उखाड़ने का प्रयास मत करिए, है ना। खुद से हम कहे क्यों उखाड़े किसी सजावट को, कोई आएगा उखाड़ के चला जाएगा, है ना। तो कभी भी कोशिश करना। हाँ हाँ, ठीक है, कोई होगा, बट हम ना रहें,
भगत सिंह कोई और बनता है ना, हम खाली पढ़ते हैं। तो ठीक है, सजा हुआ सजा रहने दो। तो एनिमल टिश्यू को हमने, ये क्या हो गया, नहीं हैंग नहीं, कोई जानवर तो नहीं आ गया। अच्छा ये ना, हाँ ये वाला टच है, ठीक है। तो अब नहीं टच करेगा, नहीं। तो हमने एनिमल टिश्यू में ये देखा था कि जब हम एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट करते हैं तो ऐसी स्थिति में एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के दौरान हम 3 फेज से गुजरते हैं। एक फेज होता है एक्टोडर्म की अवस्था, और एक फेज होता है मेसोडर्म की अवस्था, और एक और फेज होता है एंडोडर्म की अवस्था। तो इन तीनों फेज को मिला करके हम एक एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट को कंप्लीट साइकिल देख पाते हैं और एक शानदार सा शिशु जन्म लेता है। तो जो हमारा तीनों ये फेज है, ये लगभग 8वें सप्ताह तक या 8 नंबर या 2 महीने के आसपास तीनों लगभग आ जाते हैं, और धीरे धीरे ये चरण कंप्लीट होता रहता है। तो हमारे जो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट का चरण है या एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट का पीरियड है, वो 8वें सप्ताह आते आते लगभग सभी प्रकार के बॉडी के या खास करके जंतुओं के ऊतक विकसित हो जाते हैं, और इस प्रकार से हम अपनी शरीर के सभी ऊतकों को देख पाते हैं, है ना। लसिका कोशिका निर्माण कहाँ होता है? लिम्फ, हमारे पास ढेर सारे लिम्फ नोड है ना, कल चर्चा तो हुई थी। टॉन्सिल है या स्प्लीन सबसे बड़ा है, अपनी बॉडी में अप्रोक्सीमेट 400 से लेके 800 की संख्या में लिम्फ है। वहीं से लिम्फ, हालांकि ध्यान देना, लिम्फ जो सेल होती हैं उसे बनाया जाता है आमतौर पर ज्यादातर प्लाज्मा से ही, है ना। लिम्फ कुछ है नहीं, लिम्फ ब्लड ही है, बस उसमें से आरबीसी और प्लेटलेट्स गायब कर दिया गया है। तो बचा क्या? डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। तो ये दोनों मिला के लिम्फ बनता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम बॉडी में संक्रमण से बचते हैं, है ना। जीवों में अति विविधता का कारण उत्परिवर्तन कैसे है? ये टॉपिक हमारा तो है नहीं, ये तो टॉपिक है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का, तो वहां पूछ लीजिएगा। हाँ नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी, हम केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही पढ़ाते हैं। हमारा जो डील होता है यही होता है ना। इन्वायरमेंट इकोलॉजी ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट है, हालांकि पढ़ाते भी साइंस वाले मास्टर भी, मैंने कभी प्रयास ना किया पढ़ाने का, तो उसमें क्या ही घुसना नई चीजों में। जो आप पढ़ा रहे हो उसी महारत हासिल करो तो ज्यादा अच्छी बात है। नई चीज बस थोड़ा बहुत आनी चाहिए, बस काम चल जाए। तो खैर लिखिएगा, लिखिए ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, हाँ इंफॉर्मेशन लिखनी है। भ्रूणीय विकास, हाँ जी, हेडिंग जमा कि एनिमल टिश्यू लिखा है ना, तो उसी के बारे में तो उसको इंफॉर्मेशन लेते हैं। लिखिएगा ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट देयर आर 3 स्टेज, देयर आर 3 स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट देयर आर 3 स्टेज नेम एज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। देयर आर 3 स्टेज नेम एज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, नेम एज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। हिंदी में लिखिएगा भ्रूणीय विकास के दौरान, भ्रूणीय विकास के दौरान कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। भ्रूणीय विकास के दौरान कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। भ्रूणीय विकास के दौरान कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें एक्टोडर्म, जिन्हें एक्टोडर्म, जिन्हें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहा जाता है, जिन्हें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहा जाता है। तो 1 एक्टोडर्म, 2 मेसोडर्म और 3 एंडोडर्म कहा जाता है। आगे अंग्रेजी लिखिएगा, लिखिए ऑल टिश्यू डेवलप, ऑल टिश्यू डेवलप, all tissue develop in these 3 stage, all tissue develop in these 3 stage। सभी लिखिएगा, सभी ऊतक का विकास इन्हीं अवस्थाओं में होता है, सभी ऊतकों का विकास इन्हीं अवस्थाओं में होता है, सभी ऊतकों का विकास इन्हीं अवस्थाओं में होता है। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, देयर आर 4 टाइप ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। देखिए मानव के शरीर में कुल 4 प्रकार के
ऊतक उपस्थित हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में कुल 4 प्रकार के ऊतक मौजूद हैं, यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उपकला ऊतक। देखिए नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक। नंबर 2 लिखिएगा कनेक्टिव टिश्यू, या इसे हिंदी में कहते हैं संयोजी। कनेक्टिव टिश्यू या इसे हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, या इसे पेशीय ऊतक कहा जाता है। मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक। और तीसरा है नर्वस टिश्यू, या हिंदी में तंत्रिका ऊतक के तौर पर जानते हैं। तो इन्हीं चारों ऊतकों के बारे में हमें बेसिक जानकारी हासिल करनी है। एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस 4 प्रकार के ऊतक हैं। इन्हीं 4 ऊतकों से हमारा पूरा बॉडी निर्मित है, यानी कि पूरी शरीर फॉर्म्ड है विद द हेल्प ऑफ 4 टाइप ऑफ द टिश्यू। क्या कोई सवाल है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। जो एपिथेलियल हैं ये आउटर एंड इनर लेयर ऑफ द बॉडी हैं। और जैसे एग्जांपल के तौर पर स्किन, जो हमारी पूरी स्किन है वो एक तरीके से एपिथेलियल है। और इनर लेयर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जैसे मान के चलना कि अपर लेयर ऑफ द लंग नेम एज अ प्लूरा। इसके अलावा अपर लेयर ऑफ द हार्ट, एक अंग बना है तो ऊपर एक पतली सी झिल्ली होगी, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होगा। तो वो जो इंटरनल लेयर की अपर थिन लेयर है, मेम्ब्रेन है ऑर्गन का, वो बना है। और बॉडी का ऊपर का जो पूरा स्किन है वो किससे बना है? एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ है। हमारा अगर शरीर 70 किलोग्राम का है तो पूरी शरीर में लगभग 3 किलोग्राम की त्वचा है ना। अगर पूरी खाल निकाल ली जाए अपनी तो कितना मिलेगी, है ना। अक्सर लोग कहते हैं हम तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे या खाल नोच लेंगे। तो ऐसा करने का वो प्रयास इसलिए करेंगे, उनको 3 किलोग्राम खाल चाहिए। एक बहुत शानदार सा आपने पढ़ा होगा कहानी यशपाल जी की, पर्दा। पढ़ा कभी पर्दा? उसमें कहता है कि एक मुंशी जी थे तो समाज में बड़े बहुत ज्यादा उनका रौब था, पर घर में बड़ी गरीबी थी। तो एक जगह से उधार लेके चले गए और इतना उधार लिए कि वो दे ही नहीं पा रहे थे। तो जब उधार मांगने वाला दरवाजे पे गया तो एक पर्दा टंगा हुआ था। तो वो कहता है कि तुम हमको हमारा पैसा दो, अगर पैसा नहीं तो हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। और इतना करते ही पर्दा तेजी से खींचा, और जब पर्दा खींचा तो अंदर देखा तो अंदर में महिलाएं बहुत ही कम वस्त्र में और बहुत ही फटे हाल में थीं। ऐसा देख के वो पर्दा फेंक के वहीं से चला आया कि बड़ी गरीबी स्थिति में। ऐसा वो बड़ा शानदार सा लिखा गया है कहानी। आपके पत्नी पाठ्यक्रम में कभी था कि नहीं था? तो खैर हमारी जो स्किन है वही मुख्य तौर पर ये एपिथेलियल टिश्यू है, आउटर प्रोटेक्शन दे रही है। अगर सोचो कि त्वचा नहीं होती तो क्या होता, फेफड़ा उफड़ा नीचे गिर जाता, बार बार उठा के रखना पड़ता, ऐसा होता है ना। स्किन नहीं होती तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आती। हाँ, ऐसा लबादा ओढ़ दिया गया हमारी बॉडी पर। इसी स्किन में लोग पता नहीं क्यों पगलाए हैं, कहीं काला कहीं गोरा, है ना। कहते हैं काले गोरे का भेद नहीं, हर रंग से मेरा नाता है ना। तो अच्छा, हर दिल से नहीं, हम रंग से कर ले तो क्या समस्या है ना। दिल की बात क्यों करते हो बार बार, है ना। दुख होता है सुन के तुम्हारे मुंह से। चलिए, तो काले गोरे का भेद है, और ये सारा भेद वास्तव में हमारी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि डिपेंड है एक स्पेशल मेलनोसाइट सेल है हमारी स्किन में। और ये मेलनोसाइट सेल एक पिगमेंट निकालती है, मेलानिन, है ना। तो मेलानिन पिगमेंट का असर है कि अगर ज्यादा मात्रा में है, एक्सेस अमाउंट ऑफ द मेलानिन प्रेजेंट इन आवर स्किन, तो ऐसी स्थिति में जब कलर ऑफ स्किन बिकम डार्क, कलर जो होगा वो हल्का डार्क होगा, सांवला होगा। हम भारतीय हैं तो सांवले ही होते हैं। जो अगर मेलानिन कम है तो ऐसी स्थिति में हमारी स्किन थोड़ी सी गोरी का मतलब है साफ स्किन कह सकते हैं, है ना। गोरा शब्द पता नहीं कहां से आया है। तो हमें मान के थोड़ी साफ होगी, लेकिन एक बड़ा मुश्किल है कि जिसकी साफ स्किन है, जिसकी बॉडी में मेलनोसाइट कम है, उसकी स्किन चूंकि साफ है थोड़ा सा, तो वो बीमार ज्यादा होता है। रीजन की उनके अंदर फिर प्रतिरोध क्षमता का विकास खत्म हो जाता है। ये एक तरीके से ऑक्सीडेंट पावर भी देती है हमें। और जो लोग सांवले हैं उनको कहीं भी लगा दो, सुबह शाम दोपहर धूप बरसात गर्मी, हर स्थिति में वो क्या है, परफेक्ट है, उनको कोई टेंशन नहीं है। जो हाँ नहीं थकते हैं ऐसा नहीं है
है ना, हमारे को जो सेल हैं या हमारे टिश्यू वो थकता है। लेकिन हाँ, आमतौर पर ऐसी बातें हैं। गोरे लोगों में एक और समस्या है कि उनको सन टैनिंग की शिकायत हो जाती है। हम बता सकते हैं कि आप हाफ बनियान पहनते हो, फुल पहनते हो, हम बता सकते हैं, क्योंकि जहां तक खुला है वहां आप करिया करिया हो और जहां बंद है वहां आप गोरे गोरे हो, ऐसा कहा जाता है। यही सच्चाई है ना। कारण कि सन, हाँ भाई, कहना क्या चाहते हो? अच्छा, यस सर कह रहे हो, बड़ा व्यापक यस सर है। हाँ? इतना विस्तृत यस सर कैसे कह देते हो? चलिए, तो ये मेन जो मामला है वो है सनलाइट का। जो अल्ट्रावायलेट है वो हमारे मेलनोसाइट को बहुत ज्यादा तेज करती हैं, एक्साइट करती हैं, और ऐसी स्थिति में वहां पर ज्यादा मेलानिन बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम सन टैनिंग कहते हैं। अक्सर देखिए तो खासकर बच्चियों को मैंने देखा है, यहाँ हाथ हाथ में कहीं का बांध लेती हैं, वो दस्ताना गर्मी में लेके घूमती हैं पूरा, जैसे कि सन टैनिंग ना हो स्कूटी चलाते समय, है ना। आपको क्या ही है, काला गोरा, उसका मतलब तो है नहीं, बट इधर है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा स्किन के ऊपर है। आपको पता है हमारी जो स्किन है, मैंने ड्यूरिंग प्रोटीन टॉपिक आपको बताया था कि ये वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ है ना। हम हवा को और पानी को अपनी स्किन से रोक सकते हैं। तो इसका भी बड़ा रीजन है कि ये जो इपिथेलियल है यही मुख्य भूमिका निभा रहा है। ये तमाम बातें इपिथेलियल में मौजूद हैं, चाहे बाहर के हो चाहे अंदर का हो। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्शन से मतलब होता है जोड़ना या किसी चीज को कनेक्ट करना। तो चूंकि बॉडी अलग अलग सेल से जुड़ी हुई है, बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, बॉडी में अलग अलग टिश्यूज हैं, तो टिश्यू से टिश्यू को और ऑर्गन से ऑर्गन को कनेक्ट करने का पूरा प्रयास जो कर रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे खून की बात करें, ब्लड की बात करें, तो ये ब्लड वही अंगूठे में जा रहा है और वही हमारे खोपड़ी में यात्रा कर रहा है प्रॉपर, ऐसा कोई अंतर है नहीं, है ना। ठीक है भैया, ये लिख रहे हैं थोड़ा क्लियर स्पेलिंग लिखा करो। हाँ। हम लिखेंगे, देखो प्रयास ये होता है लिखा जाए, लेकिन ये जो पेन वगैरह है ना बहुत ज्यादा क्लियर दे नहीं पाती है वहां पर। तो हमें मान के चलते हैं आपको ये आ रहा है, पर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, है ना। फिर भी जहां पे मुश्किल है, जहां पे आपको मुझे लगता है कि ये नहीं लिख पाओ, जैसे कल आपको मैं जब स्टिल बिस्टॉल लिखा रहा था तो मैं जानबूझ के लिखा कि यार दूर दूर लिख देते हैं, आप नहीं लिख पाओगे। अब ये मैं मान रहा हूं कि आप क्या लिख लोगे, एनिमल टिश्यू लिख लोगे, तो हम एनिमल करके टिश्यू क्रॉस कर लेते हैं। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग मेरी होती है। अब नहीं है तो हम प्रयास करेंगे, बाकी आप भी प्रयास करिए, दोनों लोग करते हैं। चलिए, तो जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो ये ब्लड हमारे पूरे शरीर को जोड़ रहा है। ये ब्लड पूरी तरह से घूम रहा है, लगभग 5.5 लीटर ब्लड हम अपनी बॉडी में लेके चलते हैं, और 5.5 लीटर ब्लड हमारा हृदय हर मिनट पंप कर रहा है और पंप करके घुमा रहा है। इसके अलावा आप हड्डियों को देख लीजिए, इतने ज्वाइंट हमारी हड्डियों में है, ऐसा बनाया गया है बॉडी को, तो हर जगह जोड़ है। तो जोड़ है तो यहाँ पर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू ही तो है एक तरीके से। ऐसे टेंडन और लिगामेंट करके हैं, जिसे हम स्नायु और कंडारा कहते हैं। तो टेंडन हमारे बोन और मसल्स को जोड़ रहा है, लिगामेंट हमारे बोन टू बोन ज्वाइंट को कर रहा है। तो ऐसे ढेर सारे जो जंक्शंस बनेंगे, ज्वाइंट बनेंगे। अभी हम युवावस्था में हैं तो हमारी जो स्किन है और मसल्स है वो एक दूसरे से काफी अटैच्ड हैं, अलग नहीं है। बट जैसे ही हम थोड़ा वृद्धावस्था में आएंगे, पहला ही सिम्टम्स होता है गले का हिस्सा झुर्रियां आ जाती हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, लटकना शुरू हो जाता है। अगर किसी वृद्ध व्यक्ति का स्किन खींच के छोड़ दीजिए तो वो ऐसे बना रहेगा, बहुत अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बिटवीन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मसल्स एंड स्किन ये काफी ज्यादा डिग्रेडेट या कम हो जाता है। तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का काम है। एक और हमारे पास है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू से सभी तरह की मांसपेशियां बनी हैं। अब चूंकि मांसपेशियां हमें एक तरीके से पुलिंग पावर देती हैं, यानी हम जितना भी पुलिंग पावर कहते हैं, आपने कभी अगर किसी मॉल में प्रवेश करते हुए पुल और पुश नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत कर देते हो। अक्सर आपके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, लिखा पुल होता है, मार पुश कर देते हैं, ऐसा होता है। हाँ, बाद में कहता है पागल पढ़ लो, तो अच्छा ऐसा सॉरी, है ना। अब पढ़ने के बावजूद भी नहीं समझ में आता तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है। जैसा वो जा रहा है वैसा हम कर लेते हैं। लेकिन मैं एक बड़ी शानदार बात बताऊं कि हम केवल पुल करते हैं मसल से, पुश की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती। ह्यूमन की जो एबिलिटी हो केवल पुल की है, पुश करने की पावर हमारे पास होती नहीं, क्योंकि हमारी मसल्स पुल पावर ही रखती हैं। तो हम पुल कर रहे हैं मसल से। इसके अलावा मसल्स हमें वही है जो सिक्स पैक बना देती है। बाइसेप्स वगैरह देखा होगा आपने, कुछ लोग जो बहुत प्रेमी होते हैं जिम खाना के,
तो वो अक्सर बाइसेप्स वगैरह जाते रहते हैं कराने के लिए, है 6 फिगर या जो भी है अपना बनाते हैं। जी 0 फिगर का कौन सा जिम हो जाएगा, है ना। रमेश जी हमारे 0 फिगर के हैं, वो जाते हैं। तो वास्तव में हम इन मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जो जिम से आते हैं वो ऐसे चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे चलेगा उसको हाथ ही उठा लेता है वो, है? अच्छा सटता नहीं है तो करना ही क्यों जब इतनी अनियमितता शरीर में उत्पन्न हो रही है तो करना ही क्यों, है ना। मैंने सारे बनवासी भरे काम किए लेकिन ये काम कभी ना किया, है ना। हाँ देखो, बहुत ज्यादा आपके अंदर ये भावना जगी हुई है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो घर पे कहीं चटाई बिछा लो और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो। या देखो, ये तो पार्क जाओ, अगल बगल कहीं पार्क जाओ, किसी बेंच पे जाके बैठ जाओ और फिर उठ के चले आओ। ये सबसे बेस्ट है, बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ह्यूमन बॉडी। पार्क जाइए, बेंच पकड़िए, लोगों को घूमते हुए देखिए, लौट आइए। अगला भी खुश, पिछड़ा भी खुश, है ना। घर में कुछ लोग होते हैं पुश करते रहते हैं बार बार, जाओ एक्सरसाइज किया करो, ये तुम क्यों नहीं करते हो, तुम कर लिया करो। तो हमें योगा करनी चाहिए। मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, जैसा जीवन चलता रहे थोड़ा बहुत योगा कर लो, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, इसके साथ हम ज्यादती नहीं कर सकते। कुछ अंकल लोग देखिए तो सुबह सुबह एकदम हा हा हा, और उसके बाद ऐसा 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 खींच रहे हैं। इन्हीं को अर्थराइटिस पकड़ेगा, इन्हीं ज्वाइंट खराब होता है। अब ये ज्वाइंट है, कोलेजन खत्म हो गया, मारा ऐठे पड़े हो, फिर आएंगे बेटा दर्द कर रहा है, काहे दर्द कर रहा है, काहे गए थे ऐठने के लिए, है ना। चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, है ना। आदत खराब कर लिया इन लोगों ने यार। 2 काम बड़े बुरे लगते हैं। एक रिटायर्ड आदमी का ये करना, और दूसरा पाइप लेके पाती धोना। यार तुम तो खत्म होने वाले 10-20 साल बाद धरती से चले जाओगे, ये पानी क्यों खराब कर रहे हो। देखा होगा ना, ये शहर वाले जो अंकल होते हैं अक्सर पाइप लगा लेंगे, ऐसे धो रहे हैं, एक एक पाती धोएंगे, उसकी दीवार सारा धो देंगे, सड़क पे मारेंगे कुछ देर तक, ऐसे पानी खराब कर रहे हैं यार, बहुत मार मार देंगे अंकल जी, समझ लो। ऐसे बोल दिया करो कि चाचा शांत हो जाओ, ये पानी रख दो घर, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। गलतियां करते हैं वो लोग, खैर। तो हमारा जो मसल्स है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम फाइबरस स्ट्रक्चर के साथ अपनी मसल्स रखते हैं। इनमें से कुछ मसल्स काफी स्ट्रांग हैं और कुछ मसल्स ऐसी हैं जो स्ट्रांग नहीं है, स्मूथ हैं, बहुत ज्यादा वो एक तरीके से सॉफ्ट होती हैं, उनको हम इंटरनल मसल्स के तौर पर मानते हैं। इसके बाद हमारा सबसे मायनेपूर्ण जो इंसान को इंसान बनाती हैं वो है नर्व टिश्यू के तौर पर, यानी तंत्रिकाएं। हमारा जो सेल है वो न्यूरॉन है। हमारे ढेर सारे न्यूरॉन हमें एक ऐसा सोच विकसित कराते हैं जो ह्यूमन के स्तर पर विकसित कर देते हैं। तो ये 4 ऊतक हमारे पास हैं जिनके बारे में आइए बातचीत करते हैं। लिखिएगा हेडिंग अलग से, एपिथेलियल टिश्यू लिखिएगा। कितना अजीब भ्रम है ये मानना कि सुंदरता ही सच्चाई है। हाँ बात सही। अभी एक बच्ची देखा होगा आपने, यूपी में टॉपर हुई कक्षा 10 की, प्राची निगम। तो मैंने देखा लोग, समाज कितना बदमाश है ना, कि लिख रहा है प्राचा भाई और बहन हो कि भाई हो, है ना, मतलब रीजन हमारी छोरों छोरों से कम है के। तो ये जो समाज है ना, ये कितना भी पढ़ा लिखा दो इसको, कितना भी कुछ कर दो, आपसे ये सवाल उठाएगा ही उठाएगा। अब वो बिटिया सोचो कि टॉपर है, टॉपर होना हर किसी का सपना रहा जीवन में, केवल एक ही लोग होते हैं हर साल, वो साल भर की टॉपर हो गई। बस रीजन क्या है कि उसके अपर लिप्स आए हैं, है ना, अपर लिप्स ज्यादा आए उसको तुलनात्मक रूप में। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। भारतीय महिलाओं में अपर लिप्स का होना बहुत कॉमन सेंस है। लेकिन अब वही है कि ना, अपना तो किसी को देखना नहीं है। तुम 3 किलो की मोछ लिए घूम रहे हो, अपना देख लो ना, बच्चियों क्यों टारगेट करते हो। इसको बोलते हैं हार्सिटिज्म, आपने आई थिंक सुना होगा नाम। ये एक हार्मोनल चेंजेज है, जिसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, हार्सिटिज्म कहते हैं। तो हार्सिटिज्म से अपर लिप्स आते हैं, या गाल के निचले वाले हिस्से में ढेर सारे रेशे आते हैं, रोए आते हैं। और भारतीय बच्चियों में ये कॉमन है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली नोन एज अ मेल हार्मोन, बट भारतीय बच्चियों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज्यादा है। एस्ट्रोजन देखो,
कोई भी मेल और फीमेल हार्मोन होता नहीं धरती में, सब में होते हैं। जिनमें मेल में जो ज्यादा है वो मेल का हो गया, महिलाओं में जो ज्यादा है वो फीमेल का हो गया। तो जिन महिलाओं में, ये बड़ा शानदार सा कहानी है कि जिन महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहा, उन्होंने पुरुषों से कंधा मिलाकर एकदम समाज से लड़ाई की है। आप चाहे सरोजिनी नायडू को देख लें, मार्gaरेट थैचर को देख लें, इन सभी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज्यादा रहे हैं, इन सभी के अपर लिप्स बढ़े हुए देखे हैं। रीजन यही है कि हार्मोनल बैलेंस थोड़ा सा सही नहीं था, इसी को हर्सिटिज्म कहा जाता है। लेकिन समाज ऐसा है ना कि वो कह रहा है अरे मोच कैसे आ गई तुम्हें, भाई आती है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है ये। हाँ, दुखद यह है कि हमारी बच्चियों को उसे छिपाना पड़ता है, थ्रेडिंग करा के, वैक्सिंग करा के, जो कि काफी दर्दनाक होता है ना, ये समस्या है। तो कुछ बच्चियां परमानेंट इलाज ढूंढती हैं कि क्या करें, तो वो लेजर थेरेपी कराती हैं, है ना। लेजर थेरेपी से करीब 10-12 साल के लिए अपर लिप्स आने बंद हो जाते हैं। लेकिन ये अगर नेचुरल है तो हम क्या कर सकते हैं। फिर भी अगर वो बच्ची स्वीकार नहीं कर रही है, जैसे ठीक है अगर वो अपने आप से अपर लिप्स हटा रही है तो उसकी मर्जी है, लेकिन उस बच्ची ने क्या किया, अपर लिप्स हटाए नहीं, तो उसकी मर्जी है। और जब उसकी मर्जी है तो समाज वाले कौन होते हैं, उसे ताना देने वाले कि तू प्राचा भाई है या वो है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप उसका समर्थन करेंगे बच्ची का, तो करेंगे बिल्कुल, वो उसकी मर्जी है ना। और अपर लिप्स होना कोई गुनाह नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हाँ, वो मेरी मर्जी है कि मैं इसे हटवाती हूं या नहीं हटवाती हूं। अगर मेरी मर्जी हटवाने का तो हम हटवा लेंगे, है ना। नहीं मर्जी है तो कोई हमें कहने वाला नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे आपकी और हमारी मर्जी है कि हम मोछ रखें या ना रखें, है ना। आजकल देखिए तो बहुत से बच्चे दाढ़ी वाले हो गए हैं, मैं देखता हूं दाढ़ी रख के घूम रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, दाढ़ी रखना अच्छी बात होती है ना। हाँ, दाढ़ी का अपना पूरा पुराना इतिहास रहा है, बड़ी स्मार्टनेस आती है, सब सुना है मैंने तो। हाँ जी जी, तो अरे हाँ, मैं 50 साल को हो जाऊंगा तो मैं भी रखूंगा, अभी तो प्लान किया है, अभी तो नहीं रखूंगा। हाँ नहीं नहीं, ट्राई कर चुका हूं, पगलेट लगता है ना। जो है वो है। चलिए, तो लिखिएगा एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, लिखिएगा हेडिंग एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, लिखिएगा एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, लिखिएगा। लिखिए, यह हमारी बाह्य बाह्य और आंतरिक संरचना बनाते हैं। यह हमारी बाह्य और आंतरिक संरचना बनाते हैं और पूरी शरीर में फैले हुए हैं। यह हमारी बाह्य और आंतरिक संरचना बनाते हैं और पूरी शरीर में फैले हुए हैं। लिखिएगा epithelium tissues are internal and external layer of the body. Epithelium tissues are external and internal layer of the body. Epithelium tissue, epithelium भी कह सकते हैं, epithelial भी कह सकते हैं। Epithelium tissues are external and internal layer of the body and present all over body part and present all over body part and present all over body part। नई लाइन से लिखिएगा, लिखिए मेन वर्क फंक्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू इज, मेन वर्क फंक्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू, मेन वर्क फंक्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू इज आउटर प्रोटेक्शन। मेन वर्क फंक्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू इज आउटर प्रोटेक्शन। हिंदी में लिखिएगा, एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य बाह्य सुरक्षा। एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य बाह्य सुरक्षा। अंग्रेजी में कॉमा के लिखे एब्जॉर्प्शन, दूसरा कार्य है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, दूसरा कार्य है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। और तीसरा लिखिएगा सेंसेशन, लिखिएगा तीसरा, सेंस जानते हैं ना, संवेदना, लिखिए तीसरा सेंसेशन या संवेदना प्राप्त करना। लिखिएगा मेन वर्क फंक्शन, हिंदी में अंग्रेजी में लिखिए, मेन वर्क फंक्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू इज आउटर प्रोटेक्शन, कॉमा एब्जॉर्प्शन, कॉमा सेंसेशन, कॉमा सिक्रेशन, है ना, श्रावण का कार्य करते हैं, कॉमा सिक्रेशन, कॉमा
एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, कॉमा, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। तो कितने काम हुए फिर से ध्यान देना, आउटर प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सेंसेशन, सिक्रेशन और एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। तो हिंदी में फिर से लिखिएगा कि उपकला ऊतकों का मुख्य कार्य बाह्य सुरक्षा, अवशोषण, भावना प्राप्त करना, सॉरी संवेदना प्राप्त करना, संवेदना प्राप्त करना, श्रावण करना, संवेदना प्राप्त करना, श्रावण करना तथा पदार्थों का स्थानांतरण करना, संवेदना प्राप्त करना, श्रावण करना तथा पदार्थों का स्थानांतरण, संवेदना प्राप्त करना, श्रावण करना तथा पदार्थों का स्थानांतरण करना। अब इसको समझना, 4-5 बातें कही गई हैं। एक बात है इसमें क्या, आउटर प्रोटेक्शन करके है। तो क्या हमारा जो आउटर लेयर है, स्किन है, वो बाह्य सुरक्षा नहीं दे रहा है? एक है एब्जॉर्प्शन, तो क्या अवशोषण नहीं करते हम लोग? हम अपने स्किन से कुछ चीजें अवशोषित करते हैं क्या? तो आमतौर पर हम ऊष्मा ही अवशोषित कर रहे हैं, है ना, मॉइस्चर अवशोषित कर लेते हैं, ऐसी तमाम बातें हैं। इसके अलावा क्या हम अपनी स्किन से सेंस नहीं ले पाते हैं? तो टच सेंस है ना हमारे पास, तो ये काम कर रहे हैं। क्या हम सिक्रेशन में या श्रावण में पसीने नहीं निकालते, ऑयल नहीं निकालते? तो ये क्या हो गया, श्रावण हो गया। एक्सचेंजमेंट का मतलब हो गया कि हम कुछ चीजें बाहर निकालते हैं, कुछ चीजें अंदर करते हैं। जैसे मान के चलो कुछ गैसेस का एक्सचेंजमेंट, कुछ लिक्विड का एक्सचेंजमेंट, तो ये क्या लाया, एक्सचेंजमेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो 4 या 5 ऐसे मुख्य कार्य हैं जो किसके हैं, एपिथेलियल टिश्यू के हैं। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा, आवर स्किन इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू, आवर स्किन इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू, आवर स्किन इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू। हिंदी में लिखिएगा, हमारा त्वचा एपिथेलियम टिश्यू का मुख्य उदाहरण है, हमारी त्वचा एपिथेलियम टिश्यू का मुख्य उदाहरण है, हमारी त्वचा एपिथेलियम टिश्यू का मुख्य उदाहरण है। उसी में आगे कॉमा करके लिखिएगा, लिखिए, इंटरनल बॉडी ऑर्गन, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स अपर लेयर, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स अपर लेयर, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स अपर लेयर इज द अनदर एग्जांपल। लिखिएगा हिंदी में, आंतरिक अंगों की ऊपरी त्वचा, आंतरिक अंगों की ऊपरी परत दूसरा उदाहरण है, आंतरिक अंगों की ऊपरी परत दूसरा उदाहरण है, आंतरिक अंगों की ऊपरी परत दूसरा उदाहरण है। तो एक तो ऊपर का क्या हो गया हमारा स्किन, और अंदर का जितना भी अपर लेयर होगा, वो चाहे आप देखिए तो ये हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा लंग्स है, ये मुख्य तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा स्टमक है, तो कुछ भी है, या ये पूरा का पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम है, इसमें जितना भी हमारा अपर लेयर बना है वो किसका बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। तो ये आपके सामने रहा एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है मुख्य तौर पर हमारी स्किन को समझना, ह्यूमन स्किन को। तो लिखिएगा हेडिंग, ह्यूमन स्किन, मानव की त्वचा। लिखिएगा हेडिंग, ह्यूमन स्किन। हम अपना बनाए कि ये बना लोगे? हाँ, हम लोग अपना बना लेते हैं। लिखिएगा ह्यूमन स्किन। ये ह्यूमन स्किन की बाह्य परत है, यानी कि ऊपरी परत है, और ये ह्यूमन स्किन की आंतरिक परत है, यानी कि दूसरी परत है, और ये एक तरीके से फैटी पार्ट है। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डर्मिस पार्ट। जो एपिडर्मिस पार्ट है, थोड़ा सा हम काटेंगे भाई, आपका तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, आपके पास सुविधा नहीं है, फिर भी अब बना लीजिए, क्या करोगे। अब सही है ना। हेयर फॉलिक अब ऐसे बाहर से निकाल दो, है ना, मत काटो, साइड से निकालो उसको,
कौन कोई मना करने वाला है क्या? हाँ भाई, क्या हुआ? बनाओ। नहीं, अब नहीं काटना है। बस यही है मेन, अब नाम लिख देने हैं बस। ये कोई स्टूडेंट किया कि वाकई में बिलाल है? नहीं नहीं, अगर किसी ने किया है तो फिर वाकई में बहुत बुरा काम किया है ना? किसी ने बिल्ली की आवाज निकाली। अगर आपने किया है तो आप वाकई में बहुत शर्मिंदगी काम किए हो, शर्मा लो थोड़ी देर के लिए। नहीं, गलत तरीका है ना ये। आपको लग रहा है कि मैं बहुत कूल लिखने का प्रयास करूं, बट ये है नहीं ऐसा। ये आपको डिग्रेडेट करेगा, कम से कम 2 नंबर काट लेगा आपका पीटी में। हाँ, नीचे लाल कलर की एक लेयर सी दिख रही है, उसका नाम है, वो मेलनोसाइट सेल है हमारे पास, जो मेलानिन बनाती है ना। वो बेसिकली अटैच्ड है किससे? एपिडर्मिस से अटैच्ड है। हाँ, पहले बनाइए, फिर मैं लिंक दे रहा हूं आपको, बता रहा हूं हर पॉइंट पर। चित्र बना लीजिए, लिखने वाला मैं बोलूंगा तो उसको देख देख के लिखेगा। चित्र बन गया ना? हाँ, अब पॉइंट देखना। ऊपर का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल, वो, अच्छा, यह है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। हिंदी में इसे कहते हैं एपिडर्मीज। ये नीचे वाला जो बड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये है डर्मीज। ये हिस्सा डेड होता है, मृत हिस्सा, और ये लाइव हिस्सा होता है। इसके अलावा एक ये हिस्सा आप हेयर देख पा रहे होंगे, ये एक ग्लैंड है जिसको हम ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड कहते हैं। पसीना और तेल निकलता है उनसे। और एक प्रोटीन है, ये इसका नाम क्या है? याद है ना, मैंने पढ़ा रखा है, कैरोटीन प्रोटीन। और हाँ, और एक मेलनोसाइट सेल आपको दिखेंगी, जो कि बिल्कुल किससे चिपकी हुई है? एपिडर्मिस से। किससे? एपिडर्मिस से। और ये फैट है, क्या है? फैट और मसल्स है। नीचे का जो हिस्सा है ना, ये फैट और मसल्स। आमतौर पर इसे हम हाइपरडर्मिस कई बार कह देते हैं, लेकिन कहना उचित नहीं होता, फिर भी लिख लीजिएगा हाइपरडर्मिस। क्योंकि त्वचा के ठीक बाद क्या मिलना शुरू हो जाएगा? मांस। स्किन के ठीक बाद मांस मिल जाती है। हाँ, पिंक डॉट को कैरोटीन कहते हैं। मतलब मैंने दिखाया है आपको समझने के लिए, बाकी ऐसा कोई पिंक होता नहीं है। वो मेरे पास कलरों की पूरी भरमार है ना नीचे, तो मैं बना देता हूं। आप एक ही पेन से बना दो और नाम लिख दो। मैंने लाल कलर जो रंगा है, इसका मतलब लाल नहीं है वो। इसका मतलब ये कि वो इंडिकेट कर रहा हूं मैं कि ऐसा है यहां पर कुछ। तो ये ह्यूमन की स्किन है, तो फर्स्ट लेयर नोन एज अ एपिडर्मिस एंड सेकेंड लेयर इज नोन एज डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर इज अ लाइव पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्किन एंड एपिडर्मिस अ डेड पार्ट, यानी कि मृत पार्ट होता है। बट आप देखिए तो एपिडर्मिस में ही क्या मौजूद है? कैरोटीन। एंड एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या है?
मेलनोसाइट्स हैं। मेलनोसाइट्स बेसिकली, मेलनोसाइट दोनों का पार्ट मान लिया जाता है। डर्मिस का भी कुछ हिस्सा डर्मिस में जाता है, कुछ हिस्सा एपिडर्मिस में जाता है। इसके अलावा जो हमारा डर्मिस वाला पार्ट है ये जीवित हिस्सा है, और इसी में क्या निकलता है, ग्लैंड एंड हार्मोन, और इसी में आपको नर्व क्या दिखेंगी, नर्व, क्योंकि नर्व होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम सेंस नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे कोई छू रहा है, ऐसे रगड़ रहा है, तो जब कभी किसी को पैरालिसिस होता है, डॉक्टर एक राड लाता है और ऐसे नीचे वाले पैर के पंजे में ऐसे रगड़ता है। अगर आपके कहीं भी सेंसेशन नहीं होगा तो सबसे महत्वपूर्ण प्लेस है नीचे पैर का पंजा। किसी के पैर के पंजे में आप किसी नुकीले या रॉड से या किसी लकड़ी से आप रगड़ दीजिएगा तो सेंसेशन होता है, और वही ये दिखाता है कि इसका सेंस काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वास्तव में ये सेंस इसलिए क्योंकि हमारी जो स्किन है उसके साथ नर्व अटैच्ड है, और वो पार्ट क्या है, डर्मिस वाला पार्ट है। समझ में आ गया? तो चित्र से भी कुछ दुनिया क्लियर हुई होगी स्किन की, कि बेसिकली टू पार्ट प्रेजेंट इन आवर स्किन, डर्मिस, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। डर्मिस पार्ट इज डेड एंड एपिडर्मिस पार्ट इज डेड एंड डर्मिस इज alive part, and all important part of our skin present in dermis part, like oil and sweat gland, knobs and hair roots, ये सारी बातें कहाँ पर हैं, डर्मिस वाले पार्ट पर हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा हमें जानकारी रखनी है। लिखिएगा परिभाषा में, लिखिएगा ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पता है ना, human skin is the largest organ of the body. Human skin is the largest organ of the body. Human skin is the largest part of the organ of the body, and having all characteristics of the epithelium tissue. Human skin is the largest organ of the body and having all characteristics of epithelium tissue. Having all characteristics of epithelium tissue. इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपने देखा, सेंसेशन, एब्जॉर्प्शन, और क्या क्या था, सिक्रेशन और आउटर प्रोटेक्शन, सभी तरह की जो चीजें हैं वो कौन करेगा, ये स्किन करती है। तो हिंदी में लिखिएगा, अब लिखिएगा, मानव की त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव की त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव की त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव की त्वचा शरीर की सबसे बड़ा अंग है। ये थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है। मानव की त्वचा शरीर में, लिखिए शरीर में सबसे बड़ा अंग है, ऐसे लिखिएगा, शरीर में सबसे बड़ा अंग है, और यह उपकला ऊतकों की सभी विशेषताएं रखती है। और यह उपकला ऊतकों की सभी विशेषताएं रखती हैं। उपकला ऊतकों की सभी विशेषताएं रखती हैं। उपकला ऊतकों की सभी विशेषताएं रखती हैं। अब लिखाने की आवश्यकता तो नहीं है ना, सब आप जानते हो विशेषताएं कौन कौन सी हैं इनकी। लिखिएगा पार्ट ऑफ स्किन, और पहला पार्ट है एपिडर्मिस। लिखिएगा पार्ट ऑफ स्किन, और फर्स्ट पार्ट लिखिएगा एपिडर्मिस। देखिए पार्ट ऑफ स्किन और पहला पार्ट डाल दीजिएगा एपिडर्मिस। इसको बड़ा शानदार एक शब्द कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। एक शानदार सा आपने इडियम फ्रेज जानते हो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ, इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग यही हो, आपके ऊपर सबसे बेहतर मुहावरा यही है कि सब जानते लेकिन किसी महारत हासिल। ये जो जान गया यूपीपीएससी में कि हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स रखना है, मास्टर ऑफ नन रखना है, वही पास होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, महारत हासिल करना शुरू कर देते हैं, इसके अंदर घुसा जाला चलते हैं। हमें सारी बातें, आपको इतिहास भी पता है, भूगोल भी पता है, विज्ञान भी पता है, राजव्यवस्था भी जानते हो, अर्थव्यवस्था भी जानते हो, लेकिन आप संस्कृत नहीं जानते हो। आप पढ़े तो हो थोड़ा बहुत, टेक्नोलॉजी भी लगभग जानते हो। तो ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, सब कुछ पे जैक है आपका, लेकिन किसी मास्टर आप नहीं है। तो ऐसे अपनी ये स्किन है, ये भी यही कहलाती है, ये सारा कुछ कर लेती है लेकिन किसी मास्टर हासिल इसे नहीं है। खैर जो भी हो, लिखिए पहला एपिडर्मिस। लिखिएगा इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन। लिखिएगा इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन, फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन एंड इज डेड। इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन एंड इज डेड।
लिखिएगा हिंदी में, यह त्वचा का पहला परत है और मृत है। यह त्वचा की पहली परत है और मृत है। त्वचा की पहली परत है और मृत है। नई लाइन से लिखिएगा नॉन डिसॉल्वेबल प्रोटीन कैरोटीन, नॉन डिसॉल्वेबल प्रोटीन कैरोटीन, नॉन डिसॉल्वेबल प्रोटीन कैरोटीन is present with epidermis. Non-dissolvable protein keratin is present with epidermis. Non-dissolvable protein is present with क्या नाम है, keratin is present with epidermis, which turn our skin into waterproof and airproof. Which turn our skin into waterproof and airproof. Which turn our skin into waterproof and airproof. अब हिंदी में लिखिए अघुलनशील प्रोटीन कैरोटीन, अघुलनशील प्रोटीन कैरोटीन, अघुलनशील प्रोटीन कैरोटीन एपिडर्मिस में ही मौजूद होता है। अघुलनशील प्रोटीन कैरोटीन एपिडर्मिस में ही मौजूद होता है, जो कि हमारी त्वचा को, जो कि अघुलनशील प्रोटीन हमारे एपिडर्मिस में ही मौजूद होता है, जो कि हमारी त्वचा को वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ में बदलता है, जो कि हमारी त्वचा को वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ में बदलता है, वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ में बदलता है, वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ में बदलता है, वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ में बदलता है। क्या भैया? हाँ, तो ध्यान से सुना करो ना, अब इसे फिर से करते रहें कांत में एक बार शब्द 3 बार बोल देता हूं जो मानक है। अब इससे ऊपर आप जाएंगे, देखो ऑलरेडी 2 भाषा में बोलना है, ऐसे 5 बार बोलोगे तो हो बीती है। फिर ध्यान से सुना करो, सही से लिखा करो। लिखिएगा which is turn our cell skin into waterproof and air proof, पूरा कर लीजिएगा। अब ध्यान देना कि इसी से सटा हुआ क्या है, मेलनोसाइट सेल है, तो एक नोट डाल दीजिएगा। लिखिएगा मेलनोसाइट सेल्स अटैच्ड विथ, मेलनोसाइट सेल्स अटैच्ड विथ एपिडर्मिस, मेलनोसाइट सेल्स अटैच्ड विथ एपिडर्मिस, मेलनोसाइट सेल्स अटैच्ड विथ एपिडर्मिस which produce melanin pigment, which produce melanin pigment, which produce melanin pigment। फिर से लिखिएगा मेलनोसाइट सेल अटैच्ड विथ एपिडर्मिस which produce melanin pigment, which produce melanin pigment, कॉमा करके लिखिएगा melanins are responsible for the, melanins are responsible for the skin color, melanins are responsible for the skin color, skin colors। अब हिंदी में लिखिएगा, नोट में हिंदी में लिखिएगा मेलनोसाइट कोशिकाएं, मेलनोसाइट कोशिकाएं, मेलनोसाइट कोशिकाएं एपिडर्मिस से, मेलनोसाइट कोशिकाएं एपिडर्मिस से संपर्क में होती हैं या चिपकी होती हैं। मेलनोसाइट कोशिकाएं एपिडर्मिस से चिपकी होती हैं, मेलनोसाइट कोशिकाएं एपिडर्मिस से चिपकी होती हैं, जो कि मेलानिन रंजक बनाती हैं, जो कि मेलानिन रंजक बनाती हैं, जो कि मेलानिन रंजक बनाती है, जो कि मेलानिन रंजक बनाती हैं। आगे बढ़ाना, लिखिएगा मेलानिन रंजक हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण करते हैं, मेलानिन रंजक हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण करते हैं, मेलानिन रंजक हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण करते हैं। अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है तो स्किन का कलर कैसा होगा, स्किन कलर डार्क होगा। इसको ऐसे नीचे बना दीजिएगा बस खाली। और इसी को एक शब्द लिखिएगा जिसे बोलते हैं सन टैनिंग, और इसे बोलते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ मेलानिन। क्या बोलेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ मेलानिन, इसे क्या कहते हैं, सन टैनिंग।
अगर स्किन पर एक्सेस अमाउंट का मेलानिन बन गया है तो इसे कहते हैं सन टैनिंग। हिंदी में भी सन टैनिंग लिख दीजिएगा, हिंदी में भी आप सन टैनिंग। एक गाना सुना ना कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग करिया हो जाएगा। अमिताभ बच्चन अपनी किसी हीरोइन को बता रहे थे, है ना, ऐसा कुछ है। तो गोरा रंग काला इसलिए हो रहा है कि नेम एज अ सन टैनिंग। वो छाता देते हैं कि छाता लेके जाया करो। हाँ, प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि काला हो जाएगा तो अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं आएगा। हाँ, क्या हुआ, दुनिया, पुरुषों की दुनिया बड़ी बदमाश है। सन टैनिंग हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ मेलानिन, मेलानिन की अधिक मात्रा अगर है तो उसे सन टैनिंग कहते हैं, और ज्यादा हुआ तो फिर बॉडी स्किन का कलर कैसा जाएगा, डार्क हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते हैं। अपन लोग को खाली इंफॉर्मेशन लिख लेनी है तो लिख लेते हैं। समझ में बात आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद है, हाँ भाई फिर से समझाएं, ये है मेलानिन पिगमेंट, और ये जब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, स्किन का कलर डार्क। तो दोनों किस दिशा में जा रहे हैं, सीधी दिशा में। इसका मतलब हो गया दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब ये लगाना थोड़ा सा गणित मान लिया जाता है, जो मानविकी विषय के छात्र हैं वो डर जाते हैं ये सब लगा दो तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि उसको हटा ही दो, सीधा सीधा बात करो, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, वो घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो हमने ये अपना अनुभव किया है कि जब ये सब चीजें लगाई जाती हैं तो जो आर्ट साइड के छात्र हमारे हैं जो विज्ञान पढ़ने आए हैं, आमतौर पे वो पढ़ते ही नहीं है लेकिन उनको जबरन पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा भी उनके साथ क्रूर व्यवहार ना करें विज्ञान का अध्यापक कि उनको डरा ही दे, बल्कि उनको ये बताए। और आपको एक बहुत कटु सत्य बताऊं कि साइंस में ज्यादा नंबर उन्हीं का आता है, मानविकी विषय वालों का। साइंस वालों को आता ही नहीं है, क्योंकि वो मंत्री बन के जाते हैं ना कि मैं तो साइंस का हूं, और वहीं पीट के भगा देता है उनको। क्योंकि साइंस पढ़ना अलग बात है, यहाँ साइंस पढ़ना बहुत ज्यादा 360 डिग्री का अंतर है दोनों में। हमने जो साइंस पढ़ा हुआ है वो एग्जाम के लिए पढ़ा था, है ना, वो कॉन्सेप्ट बनाया नहीं था। ये डेली लाइफ का साइंस है, हर दिन चीजें हम सीख रहे हैं, अपने जीवन की चीजें सीख रहे हैं। यहाँ ऐसे ही सवाल आया, जैसे इस बार आपके एग्जाम में सवाल आया कि टंग के टेस्ट का ना उमामी लिखा था, उमामी बेसिकली उमामी टेस्ट। हमें तो पता है कि भाई बिटर होता है, सॉर होता है, स्वीट होता है, ये तो हमें पता है, बट उमामी टेस्ट कौन सा होता है उसने यही पूछ लिया नीचे, और विकल्प में था। हालांकि नॉर्मली आप सवाल लगा सकते थे वो, तो बीपीएससी ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न कर दिया है कि मैं आपको एक छोटा वाकया बताऊं कि मैं औसतन बीपीएससी नहीं पढ़ाता और कहीं पढ़ाता हूं तो अपने नोट्स नॉर्मल चालू कर देता हूं कि हाँ यही पढ़ाया गया है, यही पढ़ा देते हैं। बट बीपीएससी जब मैं क्लास ले रहा हूं खासकर 69 के बाद से, तो मैं अगर ये पिगमेंट भी पढ़ाना है मुझे, मेलानिन, तो पहले बैठ के रिसर्च होगा कि इस पे कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, ऐसा कोई बात बदली तो नहीं है। क्योंकि उमामी टेस्ट पूछना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। उमामी टेस्ट किसी ने खाया है? खट्टा खट्टा होता है, नमकीन नमकीन होता है, मीठा मीठा होता है, उमामी कैसा होता है? है? किसी ने, हाँ जापान से ही निकला है वो। कभी मशरूम खाए हो? टेस्ट आ रहा है, मशरूम का टेस्ट आया अभी तत्काल में, सेम टेस्ट इज उमामी टेस्ट। मशरूम खाओ, खा के देखो एक बार, खा लिए, कैसा लगा? कह दो उमामी। कैसा लग रहा है? उमामी हो गया। हाँ हाँ, मेनली प्रोटीन के लिए, बेसिकली बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो हमारे पास टेस्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मैं कहूं मीठा, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्वीट टेस्ट फॉर ह्यूमन बॉडी? एक तो हम स्वाद के लिए खा रहे हैं, दूसरा क्या है भाई, मीठा खाएंगे तो ग्लूकोज मिलेगा ना, तो मीठा अगर खा रहे हैं तो फॉर एनर्जी। अच्छा तीखा, तीखा जैसे मान लो आपको मैं कह दिया कि लो करेला खाओ, तो कहोगे ऐसे करोगे, नहीं अच्छा लगे ये ऐसे करोगे। इसका मतलब क्या है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉइजनियस मटेरियल, प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉइजनियस मटेरियल। अक्सर जहरीले पदार्थ कैसे होते हैं? तीखे होते हैं, केवल एक को छोड़ करके, वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर, उसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है। बाकी सारे पॉइजन कैसे हैं? बिटर हैं। तो बॉडी प्रोटेक्शन है ये। तो जो हमें टेस्ट होते हैं वो हमें बताते हैं
कि बॉडी के लिए क्या बेहतरीन है, हम ये अभी तक मान ही नहीं पाए। हम तो ये मान गए कि बस खाते रहो, नमक डालो, खीरे के ऊपर खा लो, है ना, काम चल जाए अपना। तो इनका अपना एक रोल है, अपनी स्थितियां है हमारे सामने, और यही साइंस तो हम पढ़ रहे हैं। आपने क्या इसे बीएससी में पढ़ा? कभी एमएससी करके आ जाओ, ये नहीं बताया जाएगा आपको, कारण कि वहां का दूसरा कॉन्सेप्ट ही हो गया। हमें यहां बताया गया कि अगर हम मीठा खा रहे हैं तो इससे हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी। अगर हम उमामी खा रहे हैं तो इससे मिल रहा है प्रोटीन। क्या मिला? प्रोटीन। एक होता है, आपने पता नहीं देखा होगा, जब चाउमीन बनाते हैं तो सफेद सफेद डालते हैं कुछ, आजीनोमोटो, जानते हो? आजीनोमोटो, चाइनीज क्रिस्टल, एग्जैक्टली द सेम टेस्ट ऑफ द उमामी। कभी अजीनोमोटो उठाना और जीभ पे रखना, तो हल्का सा मीठा नमकीन, मतलब प्यारा नमकीन है वो, प्योर नमकीन नहीं है, प्यारा नमकीन। तो जो प्यारा नमकीन है वही उमामी है। अच्छा, हाँ। पुड़िया में दे दे क्या अजीनोमोटो सबको? उमामी टेस्ट की पार्टी दे दे। चलिए आइए बढ़ लेते हैं। ये बन गया। अब लिखिएगा डर्मिस, इसके बाद लिखिएगा डर्मिस, दूसरा पार्ट है डर्मिस पार्ट। हाँ लिखिएगा, हाँ डर्मिस पार्ट लिखिएगा, लिखिएगा इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द स्किन, इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द स्किन। डर्मिस लिखिएगा, यह तो त्वचा का जीवित भाग है। इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द स्किन, इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द स्किन, या त्वचा का जीवित भाग है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, ऑल ब्लड वेसल्स, ऑल ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट पार्ट लिखिए, पॉइंट लिखिएगा, ऑल ब्लड वेसल्स कॉमा नर्व्स, ऑल ब्लड वेसल्स कॉमा नर्व्स कॉमा ग्लैंड्स, ऑल ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ग्लैंड्स एंड हेयर रूट, and hair roots are present in dermis part, and hair roots are present in dermis part, hair roots are present in dermis part। ठीक है, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा। अच्छा हाँ, हिंदी में लिखिएगा, हाँ लिखिए डर्मिस भाग में, हिंदी कर सकते थे इसका, डर्मिस वो तो फोटो में बना है ना सारा। मैं क्या लिखाया? मैंने यही बताया कि भैया ये जो नर्व है, ये जो ग्लैंड है, ये रूट है, और क्या है? रक्त नलिकाएं सारी कहां है? डर्मिस में। तो लिखिए डर्मिस वाले भाग, लेकिन लिखिए आपका अधिकार है, लिखो डर्मिस वाले भाग में रक्त नलिकाएं, नर्व या तंत्रिकाएं, नर्व या तंत्रिकाएं, ग्रंथियां और बाल के जड़ आदि मौजूद होती हैं। ग्रंथियां और हेयर रूट या बाल के जड़, अब नहीं बोलेंगे, अपने आप लिख लो, है ना। लिखिएगा डर्मिस वाले भाग में, डर्मिस वाले भाग में रक्त नलिकाएं, नर्व, बाल की जड़ और ग्रंथियां मौजूद होती हैं। नर्व की, बाल की जड़, नर्व और ग्रंथियां मौजूद होती हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा जानवरों के डर्मिस से, जानवरों के डर्मिस से चमड़े बनाए जाते हैं। जानवरों के डर्मिस से चमड़े बनाए जाते हैं। जानवरों के डर्मिस से चमड़े, चमड़े जानते हैं ना, लेदर। जानवरों के डर्मिस से चमड़े बनाए जाते हैं। मानव की डर्मिस बहुत पतली है, मानव की डर्मिस बहुत पतली है, इसलिए चमड़े नहीं बन सकते। नहीं तो इसका भी बन जाए, मानव का जूता, मानव की खाल का जूता पहन घूम रहे हैं। देखिए मानव की डर्मिस बहुत पतली है, इसलिए यहां से चमड़े नहीं बन सकते। अंग्रेजी में लिखिएगा, लिखिए लेदर्स, लेदर इज मेड विथ डर्मिस पार्ट ऑफ द एनिमल, लेदर इज मेड विथ डर्मिस पार्ट ऑफ द एनिमल स्किन। देखिए ह्यूमन डर्मिस इज वेरी थिन, ह्यूमन डर्मिस इज वेरी थिन, तो वी कैन नॉट, so we cannot obtain leather from human dermis, so we cannot obtain leather from human dermis, human dermis is very thin, so we cannot obtain leather from human dermis। तो ऐसा हो नहीं सकता। आमतौर पे जानवरों के चमड़े हम पकाते हैं, केमिकल डालते हैं, और उसके बाद हम लेदर का जूता पहन के घूमते रहते हैं, है ना।
उनकी डर्मिज और मोटी होती है। डर्मिज पार्ट मोटाई ही उनके, जैसे गैंडा, अब गैंडे की डर्मिज बहुत ज्यादा मोटी है, लेकिन अब ये सब प्रतिबंधित है ना। गैंडे की चमड़ा जूता पहन खुलेआम तो नहीं घूम सकते ना, जिसको प्रतिबंध नहीं उसी की चमड़ा पहने। नहीं तो कोई बनाएगा नहीं ना, पकड़ जाएगा जो बनाएगा ना, तो उसकी कंपनियां होती बनाने वाली ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जूता अपने घर बना ला के, तो सबकी कंपनियां है, वो बनाने देगा नहीं कोई वो चीज। खैर मुद्दे पे आते हैं, ध्यान देना। हमारे पास जो कैरोटीन है उससे क्या क्या होता है, देखो। कैरोटीन से हेयर आते हैं, कैरोटीन से नेल्स आते हैं, कैरोटीन से फेदर आते हैं, कैरोटीन से हुप्स होते हैं, कैरोटीन से पंजे या क्लोव्स होते हैं, कैरोटीन से कुछ जानवरों में बड़े बड़े बाल या फर होते हैं, और कैरोटीन से ही हॉर्न्स या सींग होती हैं। तो इसको ऐसे बना लीजिएगा कि कैरोटीन ऑफ स्किन, देखिएगा कैरोटीन ऑफ स्किन। और क्या क्या बनेगा कैरोटीन से, एक बार ऐसे सजा के देख लीजिएगा। लगभग चीजें स्किन से निकल रही हैं, चाहे पंखे हो चाहे सींग हो, सब कहां से निकल रही हैं, स्किन के साथ ही निकल रही हैं। इसको हिंदी अंग्रेजी में सब एक ही भाषा में लिख लेंगे। देखिए कैरोटीन ऑफ स्किन, जो त्वचा की कैरोटीन है उससे और क्या क्या बना, तो आप उठा के देखो ये सारी चीजें बनी हैं। सब में कौन सा प्रोटीन है, होना ये चीजें। हाँ, तो उसको दोबारा एक बार रिकॉल कर लीजिए। लिए कैरोटीन ऑफ स्किन, कैरोटीन ऑफ स्किन, तो जानवरों की सींग बन जाती है, बड़े बड़े बाल या फर बनते हैं, पंजे, और ये हुप्स क्या भाई, खुर, खुर होता है ना जानवरों का। फेदर मतलब पंख, नेल्स और हेयर, ये सारे के सारे कैरोटीन प्रोटीन के कनेक्शन है, इनको ध्यान में रखिएगा। और ये सब आमतौर पे निकले कहां से हैं, स्किन के साथ। जो स्किन में कैरोटीन है उसका ही कन्वर्जन होता है और ऐसे चेंज हो जाता है। बन गया सबका। हाँ, तो अब एक अंग मिला हमें हाल फिलहाल में, देखो उसका, हाँ उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम। नाम सुना किसी ने, तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो लिखिएगा हेडिंग कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद इंटरस्टिशियम देख लेते हैं। त्वचा के नीचे एक नया अंग मिल गया ना, उसका नाम है इंटरस्टिशियम। जैसे त्वचा है वैसे सेम नीचे एक इंटरनल लेयर बन गई है। आमतौर पर उसे कनेक्टिव माना जाता है, लेकिन अब कनेक्टिव है नहीं। लिखिएगा हेडिंग कनेक्टिव टिश्यू, हेडिंग डाल लीजिएगा कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। ठीक है, तो लिखिएगा कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट टू आर मोर, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट टू आर मोर टिश्यू और ऑर्गन, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट टू आर मोर टिश्यूज एंड ऑर्गन, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट टू आर मोर टिश्यूज एंड ऑर्गन, टू आर मोर टिश्यूज एंड ऑर्गन। हिंदी में लिखिएगा संयोजी ऊतक दो या दो से अधिक, संयोजी ऊतक दो या दो से अधिक ऊतकों अथवा अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। संयोजी ऊतक दो या दो से अधिक ऊतकों अथवा अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ऊतकों अथवा अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इनमें समझिएगा, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मान के चलना कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू सेपरेट देख रहे हैं, तो टिश्यू किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के भीतर जो सेल है ये एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, और यहां पर जो फ्री स्पेस होता है, इस फ्री स्पेस को कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के तौर पर जानते हैं। और जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है इसी को हम एक नाम देते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि एकलौती ये बॉडी में टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, जिनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। एक बड़ा शानदार सा एग्जांपल है, जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड में जो सेल है वो कौन कौन सी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लेकिन क्या केवल ब्लड में सेल ही है, उत्तर है नहीं, ब्लड में प्लाज्मा भी है। और एक्सेस वैल्यू ऑफ अमाउंट प्रेजेंट एज अ प्लाज्मा, अप्रोक्सीमेट 55 to 60% वैल्यू किसकी है, प्लाज्मा की है। तो ये जो खाली स्थान है ये हो सकता है आरबीसी हो या
WBC या प्लेटलेट्स हो, ये जो हमारी सेल है, और जो ये खाली स्थान देख रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स है, और इसी मैट्रिक्स में क्या भर गया है, प्लाज्मा, तो जाकर के ब्लड हमारा पूरा होता है। तो ऐसे ही सारे कनेक्टिव टिश्यूज में ये बड़ी खासियत है कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के नाम पर जानते हैं। तो ये बात अगर एक चित्र अगर बना सकें तो अच्छी बात होगी, फिर लिखा जाए। ठीक है, बना सकते हैं, छोटा सा बना लीजिए, और उसमें यह दिखाना है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस या मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इंटरमोलिकुलर स्पेस या मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो नीचे नोट कर दीजिएगा, बन गए, नीचे लिखिएगा इंटरमोलिकुलर स्पेस, नोट में इंटरमोलिकुलर स्पेस is present between the cell of connective tissue. Intermolecular space is present between the cell of connective tissue known as matrix. Intermolecular space is present between the cell of connective tissue known as matrix. Intermolecular space present between the connective tissue known as matrix. हिंदी में लिखिएगा, संयोजी ऊतकों की कोशिकाओं के बीच, संयोजी ऊतकों की कोशिकाओं के बीच, संयोजी ऊतकों की कोशिकाओं के बीच, संयोजी ऊतकों की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाश मौजूद होता है। संयोजी ऊतकों की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाश मौजूद होता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अंतर कोशिकीय अवकाश मौजूद होता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अंतर कोशिकीय अवकाश मौजूद होता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अगली डाल लीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारी शरीर में संयोजी ऊतकों के उदाहरण एक बार देखा जाए कि कहां कहां संयोजी ऊतक दिखेंगे। लिखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारी शरीर में संयोजी ऊतकों के उदाहरण, हमारे शरीर में संयोजी ऊतकों के उदाहरण। तो हम आपको नाम बताते चल रहे हैं और बस आप नोट करते चलिएगा। एक बड़ा सामान्य सा ऊतक है एरियोलर, क्या है, एरियोलर टिश्यू। पहला जो ऊतक है कनेक्टिव टिश्यू वो है एरियोलर, AREOLAR, एरियोलर टिश्यू। दूसरा लिखिएगा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तीसरा होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें मुख्य तौर पर शामिल है ब्लड या ब्लड प्लाज्मा। ब्लड है तो प्लाज्मा अपने आप आ जाती है। और इसी में शामिल है लिम्फ, जानते हैं ना, हाँ, लिम्फ मतलब होता है लसिका। तो ऐसे आप पॉइंट करते चलना, लसिका, या इसे लिखिएगा रक्त। एरियोलर को जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो ऐसे लिखेंगे, एरियोलर, क्या लिखेंगे, एरियोलर। तो कोई अंतर नहीं है। हालांकि आप चाहो तो इसे सामान्य संयोजी ऊतक, क्या लिखेंगे, सामान्य संयोजी ऊतक लिखेंगे। और जो एडिपोज है इसे आप पहली बात तो ऐसे लिखिएगा एडिपोज, और हिंदी लिखना है तो लिखिएगा वसा संयोजी ऊतक, वसा संयोजी ऊतक। और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है तो द्रव संयोजी ऊतक हो जाएगा। इतना हिंदी आप लिखते चलिएगा। इसके बाद और अंदर जाएंगे तो हमें थोड़े सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखिएगा
चौथा सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ठोस संयोजी ऊतक, ठोस संयोजी ऊतक। और जो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू इसमें आता है बोन, क्या आएगा? बोन, कार्टिलेज, अस्थि और उपस्थि, लिखिएगा। बोन को हिंदी में अस्थि कहते हैं, हड्डी, और कार्टिलेज को उपस्थि कहते हैं, LAZE, कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज, हड्डी और उपहड्डी पढ़ते समय हम टेंडन और लिगामेंट भी पढ़ते हैं, तो उसी के नीचे 5 नंबर डाल दीजिएगा। टेंडन और लिगामेंट ये भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो लिखिएगा टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। तो कितने सारे याद हो गए? एक तो सामान्य संयोजी ऊतक है, उसको भी देख लिया जाएगा। आप क्या क्या जानते हो? मेरी नजर में तो यही है कि आप इन दोनों को नहीं जान रहे हो। एरियोलर और एडिपोज तो पहली बार शायद सुना होगा, लेकिन आप इसे जानते हो। किसे? ब्लड को, ब्लड प्लाज्मा को और लिम्फ को। आप हड्डी भी सुना होगा और उपहड्डी भी सुना होगा, टेंडन और लिगामेंट भी सुना होगा। नहीं सुना है तो इसके लिए एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक टॉपिक है। क्या? टेंडन ही मसल से, मसल क्या है बताओ? सेलेक्सल, अब मुझे तत्काल नहीं पता है, देख लेते हैं क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो बोन और कार्टिलेज है उसके लिए हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं, वहां हमें ये मिल जाता है। तो हमारे पास जो मेन पढ़ना वो कौन सा है? एरियोलर और एडिपोज, ये टॉपिक हम यहां कवर करेंगे। और लिक्विड और सॉलिड वाला कहां कर गए? लिक्विड वाला कार्डियक सिस्टम में और सॉलिड वाला स्केलेटल सिस्टम में देख लेंगे। तो 2 टॉपिक यहां से बन जाते हैं, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र और मानव का अस्थि तंत्र। ये दोनों टॉपिक वास्तव में डायरेक्टली ज्वाइन होते हैं, कहां से? टिश्यू वाले टॉपिक से ज्वाइन होते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू से। बाकी एरियोलर और एडिपोज के बारे में जानकारी आइए हासिल करते हैं। लिखिए अलग से हेडिंग, एरियोलर टिश्यू या सामान्य संयोजी ऊतक, लिखिएगा एरियोलर टिश्यू या सामान्य संयोजी ऊतक, लिखिएगा एरियोलर टिश्यू या सामान्य संयोजी ऊतक, एरियोलर टिश्यू या सामान्य संयोजी ऊतक। ये हड्डी है और हड्डी के ठीक बगल में क्या होती हैं? मांसपेशी या मसल्स, और इसे हम मसल्स ही मान रहे हैं। ये मसल्स है और ये बोन है, और मसल्स के ठीक बगल में हमें एक और हिस्सा दिखता है और यह है स्किन, तो इसे हम स्किन मान लेते हैं। तो जो मसल्स और स्किन है इनके बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू काम कर रहा है, और लाइक एक ग्लू, कैसे काम करता है? ग्लू की तरह काम करता है, और इसी को हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू के तौर पर। तो एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स ऑफ आवर बॉडी। तो इनकी जो उपस्थिति है वो है मसल्स और स्किन के बीच में, यानी कि जो हमारी त्वचा है और मांसपेशी एक दूसरे के बीच चिपकी हुई है, तो उसके चिपकने का मेन कारण क्या है? एरियोलर है। तो लगभग सबके पास ये त्वचा में मौजूद है एरियोलर, और उम्र के कई साल तक रहती है, लेकिन जब ढलान पर होते हैं तो इसकी स्थिति कमजोर होती है और हमारी त्वचा मांस को छोड़ देती है ना। अक्सर जब ज्यादा मोटापा हो जाता है तभी शरीर थुलथुली हो जाती है, देखा होगा ना। आप जंप करेंगे तो पेट भी साथ जंप करता है, जंप 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 जंप। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं ना कि एक डायलॉग मैंने कहीं पढ़ा है उसका, कंगना रनौत का, कि शरीर मांस छोड़ रहा है इनका।
कैसे बढ़ रहे हैं? अदरक जैसे आपका विस्तार होता चला जा रहा है। तो पता नहीं कौन सी फिल्म थी, तनु बेट्स मनो, हाँ ऐसे फिल्में समाज का आईना होती हैं। रिटर्न, अच्छा बड़ा रिसर्च करके बैठे हो, है ना। चलिए, तो लिखिएगा नहीं, बन गया चित्र। ये चित्र दीर्घकालिक याद के लिए होते हैं, जिससे कि भूले नहीं। एरियोलर आए दिमाग में तो कहाँ चलना है, त्वचा के नीचे चल जाना है। तो लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, इट कनेक्ट या लिखिए इट कनेक्ट द ह्यूमन मसल्स एंड स्किन, या प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमन मसल्स एंड स्किन। लिखिएगा इट कनेक्ट ह्यूमन मसल्स एंड स्किन, पहला पॉइंट डालेगा। हाँ, ह्यूमन, वुमेन कहां ले रहे हैं हम? ह्यूमन बोले भाई, वुमेन क्यों लिखवाएंगे? चले, अच्छा एनिमल पूछ रहे हो? हाँ अच्छा ठीक है। लड़का शर्मा गया है ना, बहुत सज्जन है बेचारे। हाँ अच्छा, हाँ आपके यहाँ खिसियाने को बोलते हैं गुस्सा होना, और हमारे यहाँ खिसियाने को बोलते हैं शर्माना। तो एक दिन एक लोग कहे हम आपसे खिसिया गए हैं, इधर ही के इलाके के थे। तो हमने कहा ऐसी कौन सी शर्मनाक बात हमने कर दी है ना, जबकि वो ये कहना चाहते हम आपसे गुस्सा हो गए हैं, आप मुझे मना सकते हो। तो कहानी ऐसी है कि भाषा भाषा का फर्क होता है ना। अब लिखिए, यह ऊतक हमारी त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है, यानी कनेक्ट मसल्स एंड स्किन, कनेक्ट मसल्स एंड स्किन। दूसरा लिखिएगा, इसे एक और पॉइंट लिखिएगा, इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। लूज मतलब ढीला, लिखिएगा इट इज नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसके बाद एक और लिखिएगा, लिखिए इट स्टोर वाटर एंड मिनरल, देखिए यह जल और खनिज का संग्रहण भी करती है। इट स्टोर वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल। तो ये रहा एडिपोज एरियोलर के बारे में। अब लिखिएगा एडिपोज टिश्यू, नेक्स्ट लिखिएगा एडिपोज टिश्यू। हाँ दूसरा है एरियोलर के बाद एडिपोज टिश्यू। ये हमारे सामने रमेश हैं, और ये कोई रमेश के दोस्त हैं, जो भी होंगे। तो क्यों भूपेंद्र जोगी, ये नाम क्या है आपका? भूपेंद्र जोगी, ठीक है। तो ये रमेश है, रमेश के दोस्त हैं। आपको कौन मोटे लग रहे हैं? ये बड़ा कॉमन सा सवाल, रमेश मोटे लग रहे हैं ना, ठीक है। मोटे ये हैं जो कि दोस्त हैं ये, ठीक है। तो इसलिए है क्योंकि इनके अंदर क्या बढ़ गया है? फैट। ये तो बढ़ा, फैट की मात्रा बढ़ी। और कहां बढ़ी फैट की मात्रा? मसल्स में। जब मसल्स में फैट की मात्रा बढ़ी तो फैट लाइक पार्टिकल होते हैं, और ये जो पार्टिकल है ये राउंड शेप में कैसे होते हैं? राउंड शेप या सर्कुलर शेप में होते हैं। ड्रॉपलेट कैसे होंगे? लाइक ए ड्रॉपलेट पार्टिकल होते हैं। तो जब हमारी मसल्स में स्पेशली ज्यादा मात्रा में फैट या फैट ड्रॉपलेट्स इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ द फैट ड्रॉपलेट्स इन मसल इज नोन एज द एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू किसके पास ज्यादा है? दोस्त के पास कि रमेश के पास? दोस्त के पास। बेसिकली जो फैट होती है ये हीट की इंसुलेटर होती है, ऊष्मा की कुचालक मानी जाती है। और आपको ये भी पता है कि फैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू बिटवीन होता है मसल्स के, और मसल्स के अपर लेयर पर मौजूद होता है, जो कि ठीक किससे कनेक्टेड है? स्किन से कनेक्टेड होता है, और ये ड्रॉपलेट के तौर पर मौजूद है। इनका काम है कि बॉडी को पहली बात तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाए। आप सोचिए कि अगर
अभी तापमान 37 से कम है इस समय कि है बराबर? यहाँ पे 37 होगा, 40 है। अच्छा, तापमान लिखा है क्या? देखो एग्जैक्ट 37 है, जो कि पता नहीं झूठ बोल रहा है जो भी है ना, उसकी बस की तापमान मापना 5 रुपए घड़ी की बस का जो भी है। तो तापमान जितना भी वेरिएशन हो, लेकिन हम तो 37 ही रहते हैं। उसका मेन रीजन है कि आप लेयर लगाए किसका? एडिपोज टिश्यू का। तो अक्सर मोटे लोग कम ठंडा लगता है मोटे लोगों को, और दुबले पतले लोग एकदम ठहर ठहर के ठंडा करते हैं, एकदम घबराए से हैं। तो मोटा व्यक्ति ठंडा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ है? फैट का मोटा लेयर भरा हुआ है। और पतले के पास लेयर है ही नहीं कोई, फैट के नाम पे जीरो। जब फैट के नाम पे जीरो है तो उसको ठंडा ज्यादा लग जाएगा। यही रीजन है कि जो एक्सट्रीमली वेदर होता है, बहुत ही ज्यादा ऐसी ठंड, एक्सट्रीमली ठंड है वहां पर, जैसे कि पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में जब आप जानवरों को देखेंगे, पोलर बियर देख लीजिए, मतलब पोलर बियर को देख के लगता है ये क्या ही हो गया, कौन सा इनर बियर पहन लिया इसने। इंटर कर जाता है नीचे, अंदर अंदर पकड़ने चला जाता है, सील उल बहुत दूर तक, एकदम पूरा सफेद बर्फ है उसी प्लेट पे, आराम से लग रहा है कि इसका बिछौना है ना। ऐसे जो स्लेज आपने देखा होगा, कुत्ते खींचते हैं गाड़ी, एक इग्लू है ना, इग्लू वाले, तो उनका कुत्ता रखे हैं, वो पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो आर्कटिक रीजन के हमारे पास एनिमल है, एक पेंगुइन होता है, देखा होगा, ऐसे खड़ी रहती है, ऐसे से चलती है थोड़ा। तो ये जो पेंगुइन वगैरह है, ये अपने ऊपर बहुत मजबूत लेयर लेके चलती हैं, और लेयर किसकी है? एडिपोज टिश्यू का, जिससे वो बहुत ज्यादा ठंड के क्षेत्र में बच जाती हैं। बच्चों में खासकर अगर हम बच्चों की बात करें तो ब्राउन फैट टिश्यू मैंने बताया आपको शायद, तो ब्राउन फैट टिश्यू बहुत डेंस मीडियम ऑफ द एडिपोज टिश्यू है, जो हमें बाहर से प्रोटेक्शन दे रही है। तो समझ में आया कुछ? लिख लेते हैं फिर, लिखिएगा। एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट between skin and muscles, adipose tissue present between skin and muscles as a fat droplet, adipose tissue present between skin and muscle as a fat droplet, adipose tissue present between skin and muscles as a fat droplet, especially the upper layer of the muscles, especially the upper layer of the muscles, especially the upper layer of the muscle represent adipose tissue, especially the upper layer of the muscles represent adipose tissue। हिंदी में लिखिएगा, देखिए एडिपोज टिश्यू हमारी त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, एडिपोज टिश्यू हमारी त्वचा और मांसपेशियों के बीच में वसा की गोलिकाओं के रूप में मौजूद होते हैं। हमारी त्वचा और मांसपेशियों के बीच में वसा की गोलिकाओं के रूप में मौजूद होते हैं, वसा की गोलिकाओं के रूप में मौजूद होते हैं। मुख्य तौर पर वसा की गोलिकाओं के रूप में मौजूद होते हैं, मुख्य तौर पर मांसपेशियों की प्राथमिक परत, मुख्य तौर पर मांसपेशियों की प्राथमिक परत एडिपोज ऊतक रखती है। मुख्य तौर पर मांसपेशियों की प्राथमिक परत एडिपोज ऊतक रखती है। मांसपेशियों की प्राथमिक परत एडिपोज ऊतक रखती है। मांसपेशियों की प्राइमरी लेयर रिप्रेजेंट एडिपोज टिश्यू। दोनों भाषा हो गया। नीचे क्या भैया? मांसपेशियों की प्राथमिक परत एडिपोज ऊतक रखती है। अब नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, इट इज नेसेसरी फॉर, लिखिएगा एडिपोज टिश्यू इज नेसेसरी फॉर, एडिपोज टिश्यू इज नेसेसरी फॉर इमरजेंसी फूड, एडिपोज टिश्यू इज नेसेसरी फॉर इमरजेंसी फूड, एडिपोज टिश्यू इज नेसेसरी फॉर इमरजेंसी फूड एंड टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, एंड to maintain body temperature. Adipose tissue is necessary for food and to maintain body temperature because, लिखिए adipose tissue is necessary for क्या लिखा आपने आगे? हाँ, emergency food and to maintain body temperature because
फैट इज a primary source of energy because fats are, लिख सकते हैं जो भी इज लग लीजिए, फैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट इंसुलेटर, एंड हीट इंसुलेटर, फैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट इंसुलेटर। तो हीट इंसुलेटर क्या करेगा, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और प्राइमरी सोर्स क्या करेगा, इमरजेंसी फूड। हम जब हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका वसा तोड़ के अपना लिए ऊर्जा बना लेंगे। नीचे एक नोट लिखिए, हिंदी में लिखिएगा, एडिपोज उतक, एडिपोज उतक, एडिपोज उतक इमरजेंसी भोजन के लिए, एडिपोज उतक इमरजेंसी भोजन के लिए, एडिपोज उतक इमरजेंसी भोजन के लिए, एडिपोज उतक इमरजेंसी भोजन के लिए तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी भोजन के लिए तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वसा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि वसा ऊर्जा की प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि वसा ऊर्जा की प्राथमिक स्रोत है और ऊष्मा की कुचालक है। वसा ऊर्जा की प्राथमिक स्रोत है और ऊष्मा की कुचालक है। वसा ऊर्जा की प्राथमिक स्रोत है और ऊष्मा की कुचालक है। तो सबसे देर तक कौन जिंदा रह सकता है बिना भोजन के, मोटा कि पतला? मोटा वाले के पास चूंकि जमा है वसा, तो अपना वसा काट काट के खाएगा। पतला वाले के पास वैसे नहीं, तो मर जाएगा जल्दी से। एक और नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन, कुछ जानवर के बारे में देख लेते हैं, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि ब्राउन फैट टिश्यू के बारे में। देखिए, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन लाइक ए पोलर बियर, like a polar bear, penguin, like a polar bear, penguin, animals living in cold region like a polar bear, penguin have more adipose tissue, have more adipose tissue in their bodies, have more adipose tissue in their bodies, have more adipose tissue in their bodies। नीचे हिंदी में लिखिएगा, देखिए, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जीवधारी, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जीवधारी, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जीवधारी जैसे ध्रुवीय भालू और पेंगुइन आदि में, जैसे ध्रुवीय भालू और पेंगुइन आदि में ज्यादा एडिपोज टिश्यू होते हैं। ध्रुवीय भालू और पेंगुइन आदि में ज्यादा, ध्रुवीय भालू और पेंगुइन आदि में ज्यादा एडिपोज टिश्यू होते हैं। अच्छा, रीजन क्या है? तो रीजन टू प्रिवेंट एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर और इमरजेंसी। तो बात तो समझ रहे हो ना कि ज्यादा एडिपोज टिश्यू होने का रीजन क्या है? ठंडा से बताया, और दूसरा भाई बहुत ठंडा है और गए पोलर बियर कई बार शिकार नहीं पाता। पोलर बियर की जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत बहुत पावरफुल है। मतलब बताते हैं, मीलों दूर अगर कोई सील मरी है या निकल के बैठी है, तो वो बहुत सांस नीचे से सांस से चले जाते हैं और वहीं तोड़ते हैं बर्फ जहां पर रहती है, तो और वो पूरा ठीक ठाक भोजन उठाते हैं। और अगर भोजन नहीं मिला तो कई बार भूखुस हो जाते हैं, क्योंकि अंदर में क्या है, फैट है, और ऐसा करके वो अपना जीवन वहां पर सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि भाई आर्कटिक में आवश्यक नहीं कि रोज भोजन मिल जाए ना, तो जैसा जीवधारी बनाया ईश्वर ने, वैसा स्थान भी उसको चिन्हित करे। भाई आप आराम से रहो, उसको चिंता होने वाली नहीं है। हाँ, आराम से भैया, ठीक। टाइम हो गया क्या? हाँ, चलिए, अभी तो बहुत समय है। ये तो तब होता है जब टाइम हो जाती है। ये सिम्टम्स है, हाँ, कि पहले उसका बोतल गिराएंगे प्लास्टिक का, हम नहीं मानेंगे तो वो वाला गिरा देंगे, स्टील वाला, और गिरा के कुछ देर तक घुमाएंगे, टन 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 करेगा, तो समझ लो कि बंद कर दो, हो गई कहानी, छुट्टी कर दो, है ना? क्या चीज? अच्छा, मैं अगर कुछ सवाल करूं कि जो स्टोरेज फूड है, चूंकि बेसिकली एडिपोज कैसा हो गया, अब स्टोरेज फूड हो गया,
तो जरा बताना कि जो शैवाल है खास करके, तो शैवाल में या एल्गा में स्टोरेज फूड क्या होता है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बिल्कुल शांत रहना। एल्गा में स्टोरेज फूड क्या है? जनता जवाब चाहती है, बताओ। फैट प्लस प्रोटीन। बैठ, जनता जता पूछ रही है। चल, शैवाल में स्टोरेज फूड नहीं जानकारी, इधर देख ले। व्हाट इज द स्टोरेज फूड इन एलिगा? बताइए। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। स्टार्च एंड, इनका कहना है स्टार्च एंड फैट। इज इट ट्रू? बिकॉज एलिगा इज द पार्ट ऑफ प्लांट सेल एंड प्लांट सेल स्टोरेज फूड इज स्टार्च एंड एलिगा, स्टार्च एंड फैट। और एनिमल सेल, हाँ बैठ गए, बहुत सारा ग्लाइकोजन एंड, कहाँ रहता है दिमाग को महाराज? अब तो पढ़ के निकले हो ना, हम लोग तो पढ़े हैं ना। मैं जानबूझ के प्लांट सेल का नाम ही नहीं लिया, अगर लेता तो आप फंस जाते। अब तो बता देते हमने क्या बोला, एल्गी बोला। अब एल्गी आपके दिमाग में है कि एल्गी क्या है। अक्सर ध्यान देना, हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, बैक्टीरिया, एल्गी या फंगस, तो सवाल आपके मन में कठिन हो जाते हैं, कारण कि आपका ध्यान माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर नहीं होता। ध्यान रखना कि ये सब किस में जा रहे हैं, प्लांट में जाते हैं। और प्लांट में जाते हैं तो ये सब क्या दिखाएंगे, प्लांट सेल जैसी एक्टिविटी दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ध्यान करो, है ना। अब लिखिएगा हेडिंग इंटरस्टिशियम, लिखिएगा हेडिंग इंटरस्टिशियम। एक नया अंग है 80 नंबर का, लिखिएगा 18th ऑर्गन, 80 TH अंग। 80वां अंग है बॉडी में, इंटरस्टिशियम लिखिएगा। 18th ऑर्गन ऑफ द बॉडी, न्यू फाउंडेड ऑर्गन है ये। लिखिए, ये वास्तव में जैसे ये स्किन आप देखिएगा तो स्किन के ठीक नीचे एक लेयर मिलेगी और इस लेयर के बाद मसल्स मिलेगी ऐसे। तो जो ये आप बीच में देख रहे हैं, बहुत दिनों तक ये माना गया कि ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे हमने देखा ना कि स्किन और मसल्स के बीच में क्या है, एरियोलर एरियोलर एरियोलर। बहुत दिन तक इसे माना गया कि या तो ये एरियोलर है या तो ये एडिपोज है। अब ये क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं रातों रात किसी ने अंग डाल दिया हमारे अंदर, ऐसा तो होगा नहीं ना कि 80वां अंग खोजा गया, ऐसा बोला जाता है कि डिस्कवर्ड 18th ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सो रहे थे, पता चला कि एक कोई आया, एक अंग डाल के चला गया और नया मिल गया हमें। वो होते हैं, जब भी कोई अंग खोजा जाएगा तो वो पहले क्या था, ऊतक था। क्या था? ऊतक था। जैसे हमने किसको, प्लूटो को बाहर निकाल दिया और फिर अंदर कर ले, तो बाहर निकाल दिया अंदर कर लिए तो क्या हो गया, मतलब हमारी नजर में तो बहुत कुछ हो गया ना। बाहर निकाल दिया ग्रह से बाहर, अंदर के ग्रह के अंदर, तो वैसे बाहर निकाल दिए तो ऊतक और अंदर कर लिए तो अंग। तो शुरुआत में ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये पार्ट कनेक्टिव टिश्यू मानते थे, या तो एरियोलर या तो एडिपोज। लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने इसको कह दिया कि नहीं, ये लाइक ए ऑर्गन बिहेव कर रहा है और इसका नाम दिया इन्होंने इंटरस्टिशियम। तो प्रेजेंट टाइम में एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू turn into new organ known as interstitium. Basically, interstitium is a fluid fill type of the organ. इसमें एक द्रव भरा हुआ है, which is work as a shock absorbing. जैसे किसी ने मारा धपक, तो अब जब यहां पर तेजी से मुक्का लगा या प्रेशर आया तो इसके नीचे इंटरस्टिशियम लगा है, उसमें फ्लूइड फिलिंग की गई है। और जब आप किसी ने मारा तो उसने क्या किया कि प्रेशर को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट करके उसने शॉक को ऑब्जर्व कर लिया। तो ऑब्जर्व कर लिया जब शॉक को, तो हमें जो चोट लगनी थी तेज वाली वो नहीं लगी, कम लगी। तो अब शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए जो नीड है वो पूरी ऑल ओवर बॉडी है, और जहां जहां स्किन है, वो चाहे आउटर लेयर हो या इनर लेयर हो, हर स्किन के ठीक नीचे क्या मौजूद है,
इंटरस्टिशियम, यहां तक कि जहां इसकी नहीं भी है वहां भी मौजूद है। इसलिए आज के दौर में अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो ये हो गया बात अलग है, किताबों ने भी अपडेट नहीं किया, एनसीईआरटी तो अभी अपडेट करने का चांस ही नहीं उसमें। लेकिन हाँ, अभी जो नॉलेज की जानकारी है, जब बात है वो यही है कि स्किन से बड़ा कौन हो गया, इंटरस्टिशियम हो गया। तो है ये क्या, कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन अभी से हम क्या करें, ऑर्गन करें। मेन काम क्या है, शॉक ऑब्जर्विंग करना। समझ में आ गया? तो लिखिएगा इंटरस्टिशियम, लिखिएगा इंटरस्टिशियम इज ए फ्लूइड फिल्ड टाइप ऑफ द ऑर्गन। इंटरस्टिशियम इज ए फ्लूइड फिल्ड टाइप ऑफ द ऑर्गन। इंटरस्टिशियम इज ए फ्लूइड फिल टाइप ऑफ द ऑर्गन, द्रव से भरा हुआ ऑर्गन है, फ्लूइड फिल टाइप ऑफ द ऑर्गन which is present with inner layer of the skin, which is present with inner layer of the skin, which is present with inner layer of the skin, which is present with inner layer of the skin in all over body, which is present with inner layer of the skin in all over body। हिंदी में लिखिएगा इंटरस्टिशियम द्रव से, विशेष द्रव से भरा हुआ एक अंग है। इंटरस्टिशियम विशेष द्रव से भरा हुआ एक अंग है जो कि त्वचा की आंतरिक परत के साथ, विशेष द्रव से भरा हुआ एक अंग है, विशेष द्रव से भरा हुआ एक अंग है जो कि त्वचा की आंतरिक परत के साथ, जो कि त्वचा की आंतरिक परत के साथ, जो कि त्वचा की आंतरिक परत के साथ पूरी शरीर में मौजूद है। त्वचा की आंतरिक परत के साथ पूरी शरीर में मौजूद है, पूरी शरीर में मौजूद है। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, देखिए इंटरस्टिशियम वर्क एज ए शॉक एब्जॉर्बर इन आवर बॉडी। इंटरस्टिशियम work as a shock absorber in our body, work as a shock absorber in our body। ये झटके को क्या कर रहा है, चोट को बचा रहा है, चोट को सोख ले रहा है। तो नीचे एक हिंदी में नोट डाल लीजिएगा, देखिए इंटरस्टिशियम हमें चोट से बचाता है, इंटरस्टिशियम हमें चोट से बचाता है। ये बात जरूर लिख लीजिएगा, वर्तमान में सबसे बड़ा या लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है, इंटरस्टिशियम में, और लिख के स्टार लगा देना। बाकी समझ रहे हो क्यों स्टार लगा रहे हो, क्योंकि ऐसा माना नहीं जाए एनसीईआरटी के द्वारा, जब माना जाएगा देखा जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं बस, खाली तो पूछेंगे तो आप लगा देना, नहीं पूछेंगे कोई बात नहीं है। देखिएगा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज इंटरस्टिशियम, शरीर का सबसे बड़ा अंग बन गया है अब इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम, यहां तक सबको समझ में आई बात? अब लिखिएगा मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक, लिखिएगा मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक। हमारी जितनी भी मांसपेशियां हैं ये सारी की सारी बनी हैं मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतकों से। और इसको आप ऐसे समझिएगा कि अगर हम अपनी मसल्स पर थोड़ी पढ़ाई लिखाई करें तो हमें यह पता चलता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो फाइबरस है, यानी कि इनमें फाइबर नुमा रचनाएं लगी हुई हैं। कुछ ऐसी रचनाओं से मिल करके अपनी मांसपेशियां बनी हैं, एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई है, और इसी एक के ऊपर एक लेयर को मिला करके हम मसल्स देख पाते हैं। कुछ मसल्स अलग तरह की हैं, हालांकि वो भी लेयर वाली हैं, लेकिन इनमें जो लेयर है वो बहुत इरेगुलर पैटर्न पर है, और कुछ मसल्स रेगुलर पैटर्न पर होती हैं। ये जो लेयर आप देख रहे हैं ये दो प्रोटीन से मिलकर के बनी है। एक प्रोटीन है एक्टिन और एक प्रोटीन है मायोसिन। आई थिंक नाम सुना होगा, हाँ, जो पुल की पावर देती हैं वो एक्टिन और मायोसिन का मामला है। कुछ मसल्स में एक्टिन और मायोसिन रेगुलर पैटर्न में होता है, यानी कि इसका पैटर्न कैसा है, रेगुलर है।
और कुछ में एक्टिन और मायोसिन इरेगुलर पैटर्न का होता है। इन्हीं का जो कलेक्टिव फॉर्म है उसी को हम बोलते हैं मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। यानी कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन आइदर रेगुलर फॉर्म और irregular form is known as muscular tissue in our body। इस चित्र को बनाइए, फिर परिभाषा लिखते हैं। हाँ, नए लाइन से लिख दो देवी जी, इतना 2 लाइन बचा है, नया पन्ना ले लिया करो। घर वाले मना किए का इतना बचाओगी सोने की दीवार बन जाएगी। 2 लाइन बची, नया टॉपिक लिख रही हो उसी में। आप इससे क्यों लिखते हो? वो लाइनिंग वाले में आप लोग क्यों लिख रहे हो? घर वालों ने खरीद के ही दे दिया है। सफेद कागज पे लिखने का प्रयास करो, मेन सोच नहीं देना क्या है? स्पाइरल पन्ने पे लिखो। हाँ A4 साइज का होना चाहिए। हाँ ऐसे ही। और कोशिश करो कि हाशिया बनाने की कोशिश करो। एक कॉपी देना, बताएं देना अपनी कॉपी। हाँ देखो, कोशिश करो कि लिखते समय आप उसको थोड़ा मोड़ लिया करो हल्का, है ना। हाँ इतना हाशिया बना लिया करो, इसे बोलते हैं हाशिया, है ना। इतना छोड़ के इधर लिखना शुरू करो। नियम तो दोनों तरफ का है, लेकिन आप यहां मत किया करो क्योंकि पन्ना खराब होगा आपका। लेकिन एक तरफ जरूर हाशिया छोड़िए, और दूसरा यहां से लिखना मत शुरू करो, यहां ऊपर थोड़ा सा छोड़ा करो। हल्का स्पेस रखो भाई। जब आपकी कोशिका में इंटर स्पेस है तो कॉपी में क्यों नहीं है? एवरी कनेक्टिव, नहीं आप बताओ क्यों नहीं है? इनमें देखो है, बहुत स्पेस छोड़े हैं। ये देखो ऊपर प्रॉपर स्पेस है इनमें। पहले अपना देखो ना, स्पेस नहीं छोड़े हो, आप भी नहीं छोड़े हो ऊपर। तो कोशिश करिए कि एक तरफ यहां और दूसरी तरफ यहां ये स्पेस छोड़ के लिखिए। दूसरा, रूल्ड कॉपी पर बिल्कुल मत लिखिए। तीसरा, रफ कॉपी जो गोबर की बनती है उसमें नहीं लिखना है। चौथा, लिखो फेंको कलम नहीं होनी चाहिए। हाँ, और 5वां, कलम की टोपी उतार के लिखने का प्रयास मत करना। जितनी वजनी पेन रहेगी उतना शानदार, उतनी देर तक लिख पाओगे। हल्की पेन से 1.5 घंटे के बाद उबन आनी शुरू हो जाएगी। तो पेन की वजन बढ़ाइए और कोशिश करो ग्रिपिंग वाली पेन लीजिए जिसमें प्लास्टिक लगा होगा। हाँ, तो ये कुछ आदतें बदलिए अपने, नहीं तो वहां जाके आप हल्के में सरक जाओगे, फिर मजा नहीं आता। थोड़ा वजन, बल्ला कैसा होना चाहिए? हल्का भारी, है ना। आदत डालोगे बन जाएगा। लीजिए, ये तीनों लोग देखो एक ही तरह बैठे हैं, है ना। देखो हाँ इन्होंने बढ़िया बनाया है अपना। हाँ इन्होंने देखो बढ़िया शानदार छोड़ रखा है। तो थोड़ा सा जो रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करिए, है ना। जहां पा रहे वहीं लिख डाल रहे हो, ऐसा मत करिए। चलिए हाँ अगली बार अब इसमें बना लो, कोई बात नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन खरीदना तो ये लेना, ये कलम हटा लो पहले जो आप लियो। ये भाई लिखो फेंको, है ना। क्या हुआ? अच्छा ड्रिलिंग हो रही नीचे, अपने यहां तो नहीं हो रही ना, तब ठीक है। हमें लगा इसमें हो रही है। चलें, तो बन गया ना ये। हाँ, मसल्स में जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा बना? एक्टिन और मायोसिन का। लिखिएगा ऑल मसल्स इन आवर बॉडी, लिखिएगा ऑल मसल्स इन आवर बॉडी मेड विथ मस्कुलर टिश्यू, ऑल मसल्स इन आवर बॉडी मेड विथ मस्कुलर टिश्यू, all muscles in our body made with muscular tissue, made with muscular tissue। देखिएगा हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां, हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां पेशीय ऊतकों से मिलकर बनी हैं। हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां पेशीय ऊतकों से मिलकर बनी हैं। हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां पेशीय ऊतकों से मिलकर बनी हैं। अंग्रेजी में आगे बढ़ाना। लिखिए एंड, लिखिए ऑल, लिखिएगा ऑल मसल्स इन आवर बॉडी मेड विथ मस्कुलर टिश्यू, लिखिए एंड मस्कुलर टिश्यू, एंड मस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म्ड विथ एक्टिन एंड मायोसिन,
and muscular tissues are formed with actin and myosin, either regular pattern or irregular pattern. Actin and myosin protein, either regular pattern or irregular pattern. लिखिए, and muscular tissue are formed with actin and myosin protein. Actin and myosin protein, either regular pattern or irregular pattern. लिखिए, and muscular tissues are formed with actin and myosin, either regular pattern or irregular pattern. हिंदी में लिखिएगा, पेशीय ऊतक एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। पेशीय ऊतक एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। या तो रेगुलर की हिंदी में क्या कहते हैं? नियमित। हाँ, या तो नियमित अथवा अनियमित रचना में, या तो नियमित अथवा अनियमित रचना में, या तो नियमित अथवा अनियमित रचना में, नियमित अथवा अनियमित रचना में, नियमित अथवा अनियमित रचना में। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिए, मायोसाइट आर सार्कोसाइट्स। नोट लिखिएगा, मायोसाइट्स आर सार्कोसाइट्स। हाँ, मायोसाइट या सार्कोसाइट्स is the cell of the muscular tissue. Myocytes or sarcocytes is the cell of muscular tissue. Myocytes or sarcocytes is the cell of muscular tissue, and myology is the study of muscular tissue. Myology myocytes से बना है। Myocytes or sarcocytes is the cell of muscular tissue, and myology is the study of muscular tissue. Myology is the study of muscular tissue. हिंदी में लिखिएगा, मायोसाइट या सार्कोसाइट। अब हिंदी में यही लिखना होगा, मायोसाइट या सार्कोसाइट हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं। मायोसाइट या सार्कोसाइट हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं। मायोसाइट या सार्कोसाइट हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं, हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं। और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। तो दो शब्द तीन मिले, मायोसाइट या सार्कोसाइट इज द सेल ऑफ मसल, और दूसरा एक शब्द मिला मायोलॉजी। तो मायोलॉजी में हम पूरा जितनी मांसपेशी का अध्ययन है वो शामिल कर लेते हैं। हम बता रहे हैं कि हमारी मांसपेशियां केवल एक एक्शन लेती है, उसका नाम है पुल एक्शन, नॉट टेक ए पार्ट इन पुश एक्शन। इसका मतलब है कि अगर हम अपना हाथ मोड़ रहे हैं तो क्या मैं पुल कर रहा हूं कि पुश कर रहा हूं? पुल। तो अपर मसल्स की लोअर मसल्स, अब ध्यान फिर से मैं सवाल दोहरा रहा हूं। अगर मैं अपने हाथ मोड़ रहा हूं तो लोअर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं कि अपर सिकुड़ रही हैं और नीचे वाली फैल रही हैं। तो सिकुड़ना पुल है कि फैलना पुल है? पक्का? और पुश क्या फिर? हम क्या बता रहे हैं, जो मैं बताऊं वही मान लोगे? चलिए ठीक है। देखो, हम जब मसल्स के साथ वर्क करते हैं तो एक कपुलिंग वर्क है। कैसा है? कपुलिंग। तो कपुलिंग वर्क मतलब है कि एक तरफ हम पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुल। जब पुल कर रहे हैं तो एक मसल एक्सपेंशन में आ रही है, नीचे वाली क्या हो रही है? इसका एक्सपेंशन, और ये इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है।
और जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तभी स्टिफनेस क्या आएगा, कड़ापन आता है ना। ऐसे कहते हैं कि देखो ये देखो कितना टाइट है, अक्सर लोग दिखाते हैं कि हमारे डोले सोले कितने हैं, है ना, तो स्टिफनेस आया। तो ये कपलिंग वर्क कर रही है, तो वही बात मैं लिखाना चाहता हूं। लिखिएगा आवर मसल्स टेक प्लेस, हाँ नोट में लिख लीजिएगा, लिखिएगा इन आवर मसल्स can only a pull action, in our muscles can only a pull action, in our muscles can only a pull action, can only a pull action, they do not provide push action। लिखिएगा they do not provide push action। लिखिएगा in our muscles can only a pull action, can only a pull action, they do not provide push action। हिंदी में लिखिएगा हमारी मांसपेशियां केवल पुल एक्शन प्रदान करती हैं, पुल एक्शन प्रदान करती हैं, इनके द्वारा पुश एक्शन नहीं होता, इनके द्वारा पुश एक्शन नहीं होता, इनके द्वारा पुश एक्शन नहीं होता। देखिए हिंदी में अंग्रेजी में, लेकिन हमारी मांसपेशियां केवल पुल एक्शन देती हैं, हमारी मांसपेशियां केवल पुल एक्शन प्रोवाइड करती हैं, हमारी मांसपेशियां केवल पुल एक्शन प्रोवाइड करती हैं। यह पुश एक्शन नहीं देती, यह पुश एक्शन नहीं देती। उसी में आगे बढ़ाना, लेकिन जब मांसपेशियां संकुचित होती हैं, when muscles are contract, जब मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो यह काफी कठोर हो जाती हैं, स्टिफनेस, दे टर्न इनटू स्टिफनेस प्रॉपर्टी। तो यह काफी ये तो सब जान रहे हैं हालांकि, तो यह काफी कठोर हो जाती हैं। जब मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो यह काफी कठोर हो जाती हैं, और इनका आकार कैसा, बड़ा कि छोटा, और इनका आकार छोटा हो जाता है, और इनका आकार छोटा हो जाता है, और इनका आकार टर्न इनटू स्टिफनेस एंड स्मॉल साइज। रुको, हिंदी में अंग्रेजी में अरे सुना ही नहीं दे रहा है, हमें पता है तभी आप चिल्ला रहे हो। लिखिएगा व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट they turn into stiffness and small size, they turn into stiffness and small size। जब मांसपेशियों में संकुचन होता है तो ये कठोरता की तरफ और छोटे आकार की हो जाती हैं, कठोर और छोटे आकार की हो जाती हैं। अब लिखिएगा टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, लिखिएगा टाइम हो गया, एक नोट और लिख लो फिर छोड़ते हैं। लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, टाइप मत लिखो फिर, टोटल कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। देखो क्लियर है नहीं, लोगों में ये डिफिनिट नहीं होती हैं। 639 मानी गई हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज 639, 639। टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज अप्रॉक्स, लगा देना, लगभग लिख देना, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट मत लिखना, अप्रॉक्स लगा नहीं फंस जाओगे। हाँ नहीं, होता क्या है कि किसी में कम है किसी में ज्यादा है, लेकिन जो बेसिक माना गया वो 639 है। किसी में बताते हैं 700 भी मिल जाती है, तो पता नहीं है, फिर भी लिखने के लिए लिखा यही जाता है। लिखिएगा अप्रॉक्स नंबर कितना, 639। तो अब लिखिएगा टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, लिखिएगा टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। हमारे पास ढेर सारे मस्कुलर टिश्यू हैं, स्केलेटल है, स्मूथ है और कार्डियक है। मेनली 3 हमारे पास हैं, हालांकि आज अब समय ये कह रहा है कि रोक दिया जाए पे, तो कल हम लोग इसकी तरफ रुख करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप ससम्मान आराम से घर जाइए और कल फिर से आइए। अब ये कैसे बता दूं मैं आपको।